हाँ जी, वेलकम वेलकम टू योर आरटीपी ऑफ जैन 26 एग्जाम। ऑनेस्टली ये वाला आरटीपी इज नॉट अ रेगुलर आरटीपी, इट इज अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स। और ये वाला जो आरटीपी है ना, इसमें तुम्हें थोड़ी थोड़ी जगह पे मेहनत लगेगी। सो आई वुड सजेस्ट कि ये पूरा आरटीपी देखना। द केसेस आर गुड। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन इज वेरी गुड, ओवरहेड्स का क्वेश्चन, मटेरियल का क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें थोड़ा सा है ना काम लगेगा। मैंने अपना सोल्यूशन ऑफ दिस आरटीपी मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, जो जिसका डिस्क्रिप्शन है ना गूगल ड्राइव में, लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आई एम ऑल्सो डूइंग अ व्हाट्सएप ग्रुप, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, वहां जाके ना तुम मुझसे पूछ सकते हो। ज्वाइन द ग्रुप एंड यू विल बी देयर। अब यहाँ पे ना कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है और बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं। तो मैं है ना तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस के लिए है ना बोलूंगा कि तुम 1.5x 2x पे फटाफट देके खत्म कर दो। बट फॉर द अदर क्वेश्चन, स्पेशली मटेरियल, ओवरहेड्स एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये तीन क्वेश्चंस के लिए ना तो बस ये आराम से ही देखना, एकदम अच्छे से तरीके से। चाहिए तो 0.5x पे देखना, वो इतने इंपॉर्टेंट है ना। तो है ना, लेट्स नॉट पुट इन एनी मोर टाइम और फटाफट से केसेस और एमसीक्यूज देखना चालू करते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओ बाय द वे, एक और चीज, मैं ना जॉब कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन ना तुम्हारे लिए होमवर्क टाइप दे रहा हूँ, तुम उसे सॉल्व करना। अगर तुम्हें आ गया ना वो क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, इसलिए ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ। ट्राई करना और कमेंट में लिख देना यस आई गॉट इट। नहीं आया तो मैं उसको अलग से अपलोड कर दूंगा, बट अदरवाइज है ना लिख देना यस आई गॉट इट। ठीक है ना। चलो, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी सर, चालू करें अपना पहला क्वेश्चन, विच इज द केस सिनेरियो। दिस वन इज ऑन सर्विस कॉस्टिंग। अब ये वाला क्वेश्चन है ना लेंदी भी है और साथ साथ डिबेटेबल भी है। ठीक है। अब देख क्या बोला हुआ है। इको ट्रांस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड is a regional goods transport service company based in the industrial hub of Logiput, providing daily freight services to and fro Green City, a fast growing metropolitan area located 120 kilometers away. इतने तीन लाइन में ना एक ही काम का लाइन था, विच इज 120 किलोमीटर डिस्टेंस। द कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर ओवर अ डेकेड एंड हैज बिल्ट अ रेपुटेशन फॉर टाइमली डिलीवरीज, स्पेशली फॉर मूविंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पैकेज। सब 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 कचरा है। अब to meet the increasing demand, Ecotrans has recently expanded its fleet and now operates 24 vehicles of varying capacity. ये काम का है। The company promises daily reliable service and each vehicle typically completes only one round trip per day, carrying cargo in both the directions. So जाते वक्त भी सामान ला रहे, आते वक्त भी सामान लेके आ रहे। और बोला Ecotrans emphasizes sustainability and efficiency with systems in place for fuel monitoring, vehicle maintenance and cost control. ये garbage. However, to remain competitive and ensure profitability in a cost sensitive industry, management has decided to undertake a detailed cost analysis for the month of April 2025. This analysis will guide pricing strategy and assess whether the current operations are yielding the desired profit margin of 20% of freight revenue or not. The following data has been compiled by the Finance and Operations Department for cost analysis and pricing decision making. तो अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए हुए अगर देखोगे 6 + 8 14 +6 20 और 4, ये हो रहे हैं अपने पास 24 व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज। ठीक है ना। ईच व्हीकल ऑपरेट्स वन राउंड ट्रिप पर डे एन एवरेज। Vehicles are loaded to 85% capacity on the forward journey and 65% on the return. तो जाते वक्त अलग टन से और आते वक्त अलग टन से। ठीक है ना। और ऑन एन एवरेज 12% ऑफ द फ्लीट इज अंडर मेंटेनेंस एट एनी टाइम। ठीक है। और बोला है कंपनी ऑपरेटेड 26 डेज इन अप्रैल। उन्होंने अपने पास खर्चा दिया हुआ है, क्या क्या है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, ड्राइवर है, हेल्पर है, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, टोल चार्जेस है, इंश्योरेंस है, ये ध्यान रखना एनुअल है। रोड लाइसेंस अपने पास एनुअल दिया हुआ है। डीजल का कॉस्ट और माइलेज दे दिया है, तो इससे किलोमीटर्स वगैरह निकाल के डीजल का कॉस्ट लाना पड़ेगा। लुब्रिकेंट एंड ऑयल है, टायर्स, ट्यूब्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये जाएगा रनिंग बेसिस पे। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, दिस इज ऑन रनिंग बेसिस। जीपीएस एंड फ्लीट ट्रैकिंग सब्सक्रिप्शन, ये मंथली बेसिस है। ड्राइवर सेफ्टी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, गराज रेंट एनुअल दिया हुआ है। वर्कशॉप रिपेयर्स, रूटीन एंड इमरजेंसी 3,40,000 दिया। अब बोला इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस 62,000 है और डेप्रिसिएशन है 6,80,000। और बोला है कंपनी ऑपरेट्स एन इन हाउस वर्कशॉप
that handles routine and emergency repairs for both of its own fleet and external vehicles. ठीक है, as part of the internal cost allocation. ओ बाय द वे, स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अपने पास है ना एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और एक वर्कशॉप भी है। ठीक है, ये इन हाउस ये है, अपना ही है। ठीक है, और बोला एज पार्ट ऑफ द इंटरनल कॉस्ट एलोकेशन 45% ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी चार्ज टू द वर्कशॉप। तो मतलब क्या हुआ, अपने पास एक ही मैनेजर है, उसका है ना 45% सैलरी वर्कशॉप उठाएगा और बचा हुआ 55% सैलरी अपन बेयर करेंगे। तो अपन मतलब कौन है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अपन बेयर करेंगे ओनली 55% ऑफ द सैलरी। ठीक है ना, और बोला इन रिटर्न द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज बीन अपोर्शन 95,000 बाय द वर्कशॉप फॉर रिपेयर्स एंड सर्विस सपोर्ट ड्यूरिंग द मंथ। अब यहाँ पे सबसे पहली गड़बड़, यहाँ पे देखो अपने को वर्कशॉप रिपेयर्स बोला है 3,40,000। अब ये 3,40,000 एग्जैक्टली है क्या? क्या ये अपना कॉस्ट है, क्या ये वर्कशॉप डिपार्टमेंट का रेवेन्यू है? ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने कुछ नया ही कर दिया। इंस्टीट्यूट ने ना, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना 95,000 इज अपोर्शन टू बाय द वर्कशॉप फॉर रिपेयर्स टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो इन्होंने ये 3,40,000 का नंबर ही भूल गए। ये डिबेट ही खत्म कर दिया कि है ना ये पूरा रेवेन्यू था या ये है ना अपना कॉस्ट था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, कुछ नहीं। सीधा बोल दिया कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है ना 95,000। ऐसे कैसे? तो हाँ, ये एक गड़बड़ हो चुका है। पर अब देख मांगा क्या क्या, इन्होंने अपने से फिक्स कॉस्ट मांगा है, वेरिएबल कॉस्ट मांगा है, फ्रेट पर टन किलोमीटर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% मांगा है, टोटल वेजेस पेड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग मांगा है, और टोटल टन किलोमीटर्स मांगा है। तो देख यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। अपन पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरा सोल्यूशन बनाएंगे, और उसके बाद है ना अपन लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, सारे एमसीक्यूज के आंसर आ जाएंगे। द ओनली थिंग दैट विल हैव टू टेक केयर इज अभी कि फिक्स और वेरिएबल मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देख ट्रांसपोर्ट मैनेजर काम हो नहीं हो पैसे तो देने, तो ये फिक्स। ड्राइवर और हेल्पर की सेम कहानी है, बट लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस का थोड़ा सा ध्यान देना, वो पर ट्रिप है। एक ट्रिप का 950 रुपए लोडिंग अनलोडिंग चार्ज है, तो प्लीज ध्यान रखना ये पर ट्रिप है, तो ये वेरिएबल हो जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली है ना जो तुम यूज कर रहे हो बार 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 बार। ठीक है, यूसेज हो रहा है जब है ना तुम काम कर रहे हो, तो जितना काम होता जाएगा उतना यूसेज बढ़ता जाएगा, तो कंज्यूमेबल स्टोर्स भी वेरिएबल होगा। टोल चार्जेस ऑफ कोर्स वेरिएबल, यूज करोगे तो ही टोल लगेगा ना। बट इंश्योरेंस ये फिक्स आ जाएगा, रोड लाइसेंस फिक्स आ जाएगा, डीजल का कॉस्ट ऑफ कोर्स वेरिएबल हो जाएगा, लुब्रिकेंट एंड ऑयल ये भी वेरिएबल हो जाएगा, टायर्स ट्यूब स्पेयर पार्ट्स ये रनिंग बेसिस पर है, मतलब जितना रनिंग होएगा उतना अपने को खर्चा आएगा, तो ये भी वेरिएबल। जीपीएस एंड फ्लीट ट्रैकिंग ये मंथली दिया हुआ है, मंथली खर्चा है, मतलब ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। ड्राइवर सेफ्टी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग फिक्स कॉस्ट, गैराज रेंट फिक्स कॉस्ट। अब ये वर्कशॉप वाला जो रिपेयर्स का बिल होता है ना यार, रिपेयर है ना दो टाइप के होते हैं, एक जो तुम रेगुलर बेसिस पे है ना चेंज कराते जा रहे हो ना, उसको बोला जाता है मेंटेनेंस। ठीक है, अब वो मेंटेनेंस है ना वो फिक्स होता है, जैसे हर 10,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज होगा, हर 20,000 किलोमीटर पे फिल्टर चेंज होगा, हर 50,000 किलोमीटर पे टाइमिंग चेंज होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सारे जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है वो तो फिक्स होते हैं। और यहाँ पे वर्कशॉप रिपेयर्स बोला हुआ है, रिपेयर है मतलब चलते चलते कुछ बिगड़ गया है, अपन उसको ठीक करा रहे हैं। मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए ये कॉस्ट, ये कॉस्ट तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट में भी लिखना, कमेंट में भी लिखना ये कॉस्ट तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। तो ये 95,000, अभी आंसर बताता हूँ तब देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, ये है ना अपन लोग फिक्स मान सकते हैं, और डेप्रिसिएशन भी अपन लोग फिक्स ही मानेंगे। अब है ना आ जाओ अपन लोग देखते हैं सोल्यूशन। तो है ना सबसे पहली चीज, एक मिनट इसको निकाल देता हूँ, स्प्लिट में नहीं करते। सबसे पहली चीज अपन लोग ढूंढ लेंगे अपने टन किलोमीटर्स। टन किलोमीटर्स कैसे आएगा? बहुत सिंपल है बॉस, जाते वक्त का टन्स अलग है, आते वक्त का टन्स अलग है। तो जाने का टन किलोमीटर्स अलग होगा, आने का टन किलोमीटर्स अलग होगा। अब जाते वक्त तुम लेके जा रहे हो 85% ऑफ कैपेसिटी, आते वक्त लेके आ रहे हो 65% ऑफ कैपेसिटी, तो दोनों अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, जाने का अलग आने का अलग। तो देख पहली कैपेसिटी का ट्रक कितना है, पहली कैपेसिटी है 10 मेट्रिक टन का, तो 10 टन का 85% लेके जा रहे फॉर 120 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ओहो,
पेंसिल इज डेड, 1 सेकेंड। 10 टन जो है वो तुम लेके जा रहे हो 85%। तो 10 टन का 85%, इतना टन वाइल गोइंग, एंड 10 टन का 65% वाइल कमिंग। तो 10 टन का जाते वक्त का अपने को लगेगा 8 into 85%। ये क्या हुआ? चालू है, सॉरी। हाँ, तो जाते, अरे इसे क्या हो गया? सिर्फ एक ही टूल नहीं चल रहा है, बाकी सब चल रहा है। अरे वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक सेकंड, मैं पॉज कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। हाँ सॉरी, ग्लिच रिजॉल्व। अब जाने का टन्स इंटू 85% फॉर 120 किलोमीटर्स, आने का टन्स इंटू 65% ओनली इंटू 120 किलोमीटर्स। अब ये हो गया जाने का टन किलोमीटर्स प्लस आने का टन किलोमीटर्स, विच इज बेसिकली द टन किलोमीटर्स ऑफ वन राउंड ट्रिप। ऐसे है ना, तुम दिन में एक ही ट्रिप कर रहे हो, सिंस यू आर डूइंग ओनली वन ट्रिप, ये मान लेंगे टन किलोमीटर्स फॉर अ डे, बट बाय ओनली वन व्हीकल। अपने पास ऐसे 6 हैं। इसी तरीके से चारों कैटेगरी के व्हीकल्स का टोटल ऐड करेंगे, 66,240 टन किलोमीटर आ रहा है एक दिन का, इनटू 26 डेज। दैट वुड हैव बीन द टोटल टन किलोमीटर्स अगर सारे व्हीकल्स वर रनिंग। बट सारे व्हीकल्स आर नॉट रनिंग ना, तो उसमें से 12% माइनस कर देंगे और आ जाएगा अपने को टोटल टन किलोमीटर्स। ठीक है ना? अब अपन लोग है ना कॉस्ट को है ना सेग्रीगेट कर लेंगे। अब कॉस्ट सेग्रीगेशन के टाइम पे, एक सेकेंड, लेट मी शो यू दिस एज वेल। अरे वापस से ग्लिच हो गया यार, 1 सेकेंड। पॉज भी नहीं कर रहा वीडियो, तुम्हारे सामने ही स्टार्ट। तो दूसरी बार ग्लिच इन 2 मिनट्स, वेरी वेरी एम्बेरसिंग। तो इसको है ना अपन लोग स्प्लिट व्यू पे देख लेते हैं। तो अपन लोग जो कॉस्ट फाइंड करेंगे ना यार, वो बड़ा सिंपल है। अपन लोग कॉस्ट फाइंड करेंगे फॉर द मंथ। फिक्स और वेरिएबल अपन ने कर लिया है सेग्रीगेट। तो देख, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मैनेजर की सैलरी है, बट वो सिर्फ 55% अपनी है, बाकी 45% तो वर्कशॉप देने वाला है, तो उसका 55%। ड्राइवर की सैलरी 22,000 इंटू 32 ड्राइवर्स, ये भी आ गया फिक्स कॉस्ट। हेल्पर 28 हेल्पर इंटू 13,000, ये भी आ गया। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस जो है ना, इसके लिए अपने को नंबर ऑफ ट्रिप्स ढूंढना पड़ेगा। वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये तो डायरेक्टली यूज करना है, 1,50,000। टोल चार्जेस वापस इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिप्स, तो अपन लोग को ट्रिप्स ढूंढना पड़ेगा, तो ही जाके टोल और लोडिंग आएगा, तो वो अपन लोग देखेंगे। फिर इंश्योरेंस है ना, एनुअल दिया हुआ है, उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आ जाएगा। लाइसेंस फी एनुअल दिया हुआ है, डिवाइड बाय 12 करेंगे, आ जाएगा। डीजल के लिए किलोमीटर्स ढूंढना पड़ेगा, ये अपन लोग ढूंढेंगे। लुब्रिकेंट एंड ऑयल, ये तो अपने पास डायरेक्टली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये भी डायरेक्टली आ जाएगा। जीपीएस मंथली बेसिस 2,000 पर व्हीकल है, तुम्हारे पास 24 व्हीकल्स है, तो 24 व्हीकल्स इंटू 2,000 करोगे तो आ जाएगा। ड्राइवर डायरेक्टली गराज रेंट डिवाइड बाय 12 कर लेना। हाँ, वर्कशॉप रिपेयर्स। अब वर्कशॉप रिपेयर्स को इंस्टीट्यूट ने लिया है फिक्स्ड, जबकि रिपेयर एज अ कॉस्ट इज सपोज टू बी वेरिएबल। ठीक है, स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस इज व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, रिपेयर्स आर यूजुअली वेरिएबल। इंस्टीट्यूट ने कर दिया गड़बड़ नंबर एक। दूसरी गड़बड़, उन्होंने 3,40,000 तो भूल ही गए, उन्होंने सिर्फ 95,000 लिखा है। अरे अगर 95,000 अपोर्शनड है, तो बचा हुआ कॉस्ट कहाँ गया? रिपेयर डिपार्टमेंट रिपेयर का ही कॉस्ट अपने आप कोई चार्ज कर रहा है, मतलब आई तो डोंट गेट इट। अगर तुम्हारे पास कोई अलग पीओवी है इसका, तो प्लीज कमेंट में बताना। और इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस 62,000, ये डायरेक्टली आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन 6,80,000, ये भी फिक्स डायरेक्टली आ जाएगा। अब प्लीज समझना, अपने पास है ना ट्रिप्स कैलकुलेट करने हैं फॉर लोडिंग एंड द टोल। अब यहाँ पे है ना इंस्टीट्यूट से हो गई है गड़बड़। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बोला कि अपने पास 24 व्हीकल्स है ना, उसमें से -12%। अरे ये वापस बंद हो गया। अपने पास 24 व्हीकल्स है ना, उसमें से -12% कर दो, ये आता है 21.12। ठीक है, अब 21.12 अगर तुम लोग करोगे ट्रक्स, तो वो माना तो जाएगा 21 ट्रक्स। उन्होंने गोइंग एंड कमिंग बैक 2 ट्रिप हो गए उनके,
ठीक है, ऐसे 42 ट्रिप्स फॉर 26 डेज। तो वैसे करके इन्होंने है ना अपना नंबर ऑफ ट्रिप्स निकाल लिया 1092। ठीक है, ये और किलोमीटर्स अगर करोगे ना तो देख, अगर तुम्हारे 1092 ट्रिप्स हुए, ठीक है, मान लो अगर तुम्हारे 1092 ट्रिप्स हुए तो इंटू 120 किलोमीटर्स कर लो ना, तो आना चाहिए था। तो अगर देखो 1092 इंटू 120 कर रहा हूं ना, तो ये 131040 आ रहा है। पर इंस्टीट्यूट ने ना किलोमीटर्स करते वक्त क्या किया, बाद में जाके राउंड ऑफ किया -12%। उसकी वजह से किलोमीटर्स और ट्रिप्स अब सिंक में ही नहीं। यार ऐसे तो कैसे समझ में आएगा कि फिर क्या करना है और कितना करना है? पहले राउंड ऑफ और बाद में राउंड ऑफ में फर्क आ रहा है बॉस। अब अगर तुमने 10 किलोमीटर्स में लास्ट में राउंड ऑफ किया तो फिर वही मेंटेन करो, सब में टोटल ढूंढो और फिर लास्ट में 12% माइनस करो ना। तुमने पहले कहीं 12% माइनस कर दिया है, बाद में कहीं 12% कर दिया है, ये गड़बड़ है। तो दिस इज वेयर दे वेंट रॉन्ग। बट इन्होंने है ना फिर उस हिसाब से ट्रिप्स निकाले 1092। अब तुम्हारा टोल और तुम्हारा लोडिंग, 1092 ट्रिप्स इंटू 950 और 1092 ट्रिप्स इंटू 250, ऐसे करके तुम्हारा टोल और लोडिंग का कॉस्ट है। बट किलोमीटर्स ढूंढते वक्त तुम्हारे किलोमीटर्स में फर्क आ गया, तो अब वो मैच नहीं हो रहा है। तो किलोमीटर्स जो है ना वो यहाँ पे गड़बड़ है, जिसकी वजह से फ्यूल का कॉस्ट भी है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। बट अब दैट बीइंग सेड, इससे अपना सारा सोल्यूशन बन गया। टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, टोटल टन किलोमीटर्स आ गया। क्योंकि अपने पास टोटल कॉस्ट था, अपन ने डिवाइड कर लिया टोटल टन किलोमीटर से, तो अपने को कॉस्ट पर टन किलोमीटर मिल गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रेट पर टन किलोमीटर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे ना नोट्स में लिख दिया है कि यहाँ पे ये बॉस ये हाईली हाईली डिबेटेबल है, इसमें गड़बड़ है, तुम अपना है ना थोड़ा सा आंसर है ना ये देख के जाना पड़े, ये गड़बड़ वाला सोल्यूशन। ठीक है ना, चल अगला देखते हैं। हाँ जी सर, चालू करें सेकंड केस सिनेरियो। अब ये जो सेकंड केस सिनेरियो ना ये कौशिक के ऊपर है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। देख क्या बोला हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, state government decided to give interest-free loan of up to 30 crores to Khadi cloth industrialists. In return, these industrialists are expected to set up the factory and produce Khadi cloth in such rural areas. Loan is refundable after 20 years in lump sum. The MP government kept a stipulation that mark करेंगे 40% of the cloth production shall be supplied to the government at 10 per meter. जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 40% गवर्नमेंट को देना है, 10 रुपए मीटर से वो बेचेंगे अपन लोग। दिस सप्लाई शैल बी यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म्स ऑफ क्लास फॉर एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हरियाणा क्लॉथ मिल ऑफ हिसार took a loan of 30 crores and commenced business in Dindori, a rural district of MP. Production commenced at Dindori and the following are the details. तो देखो 40 लाख मीटर का प्रोडक्शन हुआ है, 40 लाख मीटर्स का। तो 40 lakh meters is what is being produced। उसमें रॉ कॉटन, डायरेक्ट वेजेस, फ्रेट इनवर्ड लगा हुआ है। फैक्ट्री ओवर्स 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड सॉरी, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। डोनेशन है, फाइन एंड पेनल्टी एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। और बोला गया द सेलिंग प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम द जनरल पब्लिक इज टू बी फिक्स्ड in such a way as to earn a profit of 30% on total cost of sales, and the price should be in multiple of 1 rupee. Okay. एक्चुअल ओवरहेड्स में फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कितना हो गया ये दे दिया है। और बोला था कंपनी हैज बीन रिक्वेस्टेड टू सबमिट अ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट डिटेलिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन इट्स फैक्ट्री। एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, the government has provided a draft format containing several key questions that must be addressed within the report. These questions are designed to ensure the accuracy and transparency of the company's production costs, and they play a critical role in shaping the audit report. Before proceeding with the preparation of the final cost audit report, it is essential that a company carefully reviews and works out the answers to these questions. सब garbage है, सब garbage। अब देख, सबसे पहले इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स मांगा है पर मीटर।
लॉस टू गवर्नमेंट सप्लाई, सेलिंग प्राइस फ्रॉम द पब्लिक, रेट ऑफ रिटर्न एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, रेट ऑफ रिटर्न एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। फिर और फिफ्थ वाले में देख क्या बोला है, व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स फ्रॉम द फैक्ट्री इफ गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस ऑफ क्लॉथ टू बी सोल्ड एट जनरल पब्लिक टू 28। तो देख, सबसे पहली चीज इन्होंने अपने से मांगी है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होने वाला है। तो ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है और उसके साथ साथ फ्रेट इनवर्स भी दिया है। फ्रेट इनवर्स इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दोनों को ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा अपना प्राइम कॉस्ट। एक बार अपना प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 20%, 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो ये ऐड कर लिया इसका। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट स्लैश नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है। फिर ऐड करेंगे अपन लोग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स विच इज 20% ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और वही है ना, अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हो जाएगा, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिया हुआ है, मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ऐड करेंगे अपन लोग 30% प्रॉफिट, तो अपने को मिल जाएगा टोटल सेल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना बेसिक कॉस्ट शीट। अब उन्होंने देख अपने से मांगा क्या क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर मीटर मांगा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया डिवाइड बाय मीटर्स 40 लाख, वो हो गया। तो अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 16.25। बट अपन लोग गवर्नमेंट को कितने में बेच रहे हैं, 10 रुपए में, तो अपने को लॉस कितना हो गया, 6.25 मीटर्स का लॉस हो गया। तीसरा, सेलिंग प्राइस पर मीटर फॉर द जनरल पब्लिक। अब है ना, ये देख, अपने को टोटल 8 करोड़ 45 लाख का रेवेन्यू चाहिए। अगर अपने को 40% बनाना है तो 8 करोड़ 45 लाख का रेवेन्यू चाहिए। उसमें से गवर्नमेंट को अपन ने कितना दे दिया, 40 लाख मीटर्स का 40%, मतलब 16 लाख मीटर अपन ने गवर्नमेंट को दे दिया। 40 लाख का 40%, 16 लाख मीटर अपन ने गवर्नमेंट को दे दिया है 10 पर मीटर। तो अपने को मिला कितना, 1.6 करोड़ मिला गवर्नमेंट से। बचा हुआ पैसा कहां से आएगा, वो जनरल पब्लिक से आएगा। तो 6 करोड़ 85 लाख जनरल पब्लिक से लेंगे, डिवाइड बाय जनरल पब्लिक को अपन मीटर्स कितना बेचेंगे, 40 लाख का 60%, विच इज 24 लाख मीटर्स, तो आ रहा है 28.54। बट अपन को क्या बोला था, इट हैज टू बी इन मल्टीपल्स ऑफ 1 रुपी, तो 28.54 है, तो उसको अपन लेंगे 29। दिस इज द सेलिंग प्राइस फॉर द जनरल पब्लिक। अब फोर्थ वाला जो रिक्वायर्ड है ना, वो बड़ा प्यारा है। उन्होंने बोला है कि है ना, अपने को फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना आने वाला है। ठीक है, तो देख अपने पास सेल्स कितना है, 40 लाख का 40%, मतलब 16 लाख मीटर्स अपन ने बेचा है 10 रुपए में गवर्नमेंट को, और 24 लाख मीटर बचा हुआ बेचा है 29 पे टू द जनरल पब्लिक। तो अपने को यहाँ पे रेवेन्यू आ गया माइनस द कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स अपन ने कितना गिना है, 6 करोड़ 50 लाख, बट दे हैव आस्क्ड एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में अपने को एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स अपन ने सोचा था होगा कितना, 92,40,000, कॉस्ट शीट में वही लिखा ना, कॉस्ट शीट के हिसाब से ये नंबर आया 6 करोड़ 50 लाख। तो कॉस्ट शीट में तो 92,40,000 ही लिखा था, बट हुआ एक्चुअली कितना, 89,50,000 हुआ ना। तो उतना खर्चा अपना कम हुआ है, तो उतना कॉस्ट कम कर दिया। बट एडमिन ओवरहेड्स में देखो, 20 लाख 80,08,000 सोचा था, हो गया है 90,50,000, तो मतलब 10,42,000 का खर्चा बढ़ गया, तो उतना बढ़ा रहे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंज हो गया, अपन ने काउंट किया था 1 करोड़ 69,52,000 और हो गया है वो 1 करोड़ 70 लाख, तो 48,000 से यहाँ पे भी तो खर्चा बढ़ा। और वो डोनेशन और फाइन एंड पेनल्टी वो अपने फाइनेंशियल पीएनएल में तो लिखोगे ही ना, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, तो इसके लिए 6 करोड़ 50 लाख में नहीं है, बट फाइनेंशियल पीएनएल में तो आएगा। तो वो जो 2 लाख और 5 लाख अपन लोग ने फाइन और डोनेशन भरा है ना, वो भी ऐड करेंगे, तो मिलेगा अपने को नया कॉस्ट ऑफ सेल्स, द रिवाइज कॉस्ट ऑफ सेल्स एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट्स। आ गया प्रॉफिट 1 करोड़ 91 लाख, एंड परसेंटेज मांगा है, तो 1 करोड़ 91 लाख एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स 8 करोड़ 56 लाख, ये मिल जाएगा अपने को परसेंटेज। और लास्ट पार्ट में उन्होंने बोला कि अब मान लो कि गवर्नमेंट ने ना अपना रेट सेट कर दिया है पब्लिक के लिए 28 रुपीज पर मीटर, तो अपने को क्या फायदा, कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो देख, अपन लोग सेल्स कितना कर रहे हैं, 1 रुपए से कम कर रहे हैं। कितना मीटर्स अपन लोग गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, गवर्नमेंट सॉरी जनरल पब्लिक को कितना मीटर बेच रहे हैं, 24 लाख मीटर। 24 लाख मीटर में 1 रुपया कम हो गया, तो मतलब 24 लाख से अपना प्रॉफिट जाने वाला।
प्रॉफिट है कितना 1 करोड़ 91 लाख, उसमें से 24 लाख कम कर लो, 1 करोड़ 67 लाख बन जाएगा का प्रॉफिट नाउ, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना 1 रुपया कम किया। गवर्नमेंट अपन लोग मार्केट में बेच रहे थे 24 लाख मीटर्स, तो 24 लाख का सेल्स कम हुआ, मतलब 24 लाख का प्रॉफिट भी कम हो गया, क्योंकि कॉस्ट तो उतना का उतना ही है ना बॉस। तो उतने से 24 लाख का अपना प्रॉफिट गया, तो अपना नया प्रॉफिट 1 करोड़ 91 लाख माइनस 24 लाख। आओ अगला देखते हैं। चलो देखते हैं थर्ड वाला एमसीक्यू क्या बोला हुआ है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज सेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट एज फॉलोज। तो एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 10 किलो रॉ मटेरियल लाएंगे 5 पर केजी। 4 घंटा लेबर को लगेगा 20 पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 4 घंटे के लिए 5 पर आवर से, एंड फिक्स ओवरहेड्स 10 पर यूनिट बेस्ड ऑन अ नॉर्मल आउटपुट ऑफ 5000 यूनिट। तो 5000 यूनिट सोचा था, दिस इज योर बजटेड आउटपुट। During a particular month, the company produced 4,800 units, and the actual results were material यूज किया 49,000 kgs at 2,45,000। लेबर कितना यूज किया है उसका कॉस्ट दे दिया है, वेरिएबल ओवरहेड्स कितना लगा है वो, फिक्स ओवरहेड्स कितना लगा है वो, और बोला है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। तो पहला स्टेटमेंट बोला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस 5,000 फेवरेबल, labor rate variance 19,200 adverse, labor rate variance 19,200 favorable, और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज 2,000 एडवर्स। अब है ना यार, ये सोल्यूशन तो बहुत सिंपल है, बट वो एक चीज के लिए ना अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं। पहले बोला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बारे में, बोला है कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस 5,000 फेवरेबल है, तो चेक कर लेते हैं। अपन ने बनाया 4,800 केजीज, एक फिनिश गुड्स को लगना चाहिए था 10 किलो, तो 4,800 फिनिश गुड्स को लगेगा 48,000 केजीज, पर अपने को लगा है 49,000, ज्यादा लग गया तो एडवर्स। क्वेश्चन में दिया है फेवरेबल, कैंसिल। फिर बोला है कि उन्होंने ना लेबर रेट वेरिएंस के बारे में, तो लेबर रेट वेरिएंस कैसे आएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू द एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना था 20, एक्चुअल रेट कैसे आएगा, वर्कर को दिया 3,84,000 बाय 19,200, ठीक है, तो ये अगर करोगे तो ये भी 20 रुपए ही आ रहा है, तो ये हो गया नील। तो मतलब यहाँ पे है ना, क्योंकि नील है तो दोनों लेबर रेट वेरिएंस आएंगे ही नहीं, मतलब द मोस्ट एक्यूरेट हैज टू बी द फोर्थ ऑप्शन विच इज फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के लिए क्या बोला था, क्या होता है वॉल्यूम वेरिएंस, सोचा था कितना यूनिट्स बनाएंगे 5,000, बनाए हैं सिर्फ 4,800, 200 यूनिट कम बनाए, इंटू 10, 2,000 एडवर्स है। तो मतलब द मोस्ट एक्यूरेट वन इज डी, ठीक है ना, बहुत सिंपल था बट लेंदी है। फोर्थ वाला देखेंगे क्या बोला है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बाय इनकरिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। मटेरियल है, लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। बोला है एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 पर यूनिट। इफ द फर्म हैज नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो ओपनिंग स्टॉक नील है, and expects to maintain 20% of output as closing inventory. Closing inventory मतलब closing stock 20% ऑफ आउटपुट, आउटपुट है कितना 10,000, उसका 20% मतलब 2,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है। बोला है व्हाट सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो एक मिनी कॉस्ट शीट है, अपने को है ना डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट आया, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है, ग्रॉस और नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, और उसमें अपन लोग 20% ऑफिस ओवरहेड्स ऐड कर देंगे, तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,80,000। अब ये जो 1,80,000 है ना, दिस इज फॉर 10,000 यूनिट्स। 2,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है, तो 2,000 यूनिट का वैल्यू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, एंड नाउ दैट वैल्यू इज 1,44,000 एज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतने का गुड्स बेचा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 8,000 यूनिट्स पे 4 पर यूनिट, ऐड कर लो 32,000, ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उन्होंने बोला है उनको प्रॉफिट चाहिए 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स को 100 मान लिया, प्रॉफिट 20, ये 80, 80 इज 1,76,000, तो 100 कितना 2,20,000 आ गया अपना सेल्स, डिवाइड बाय द यूनिट्स आ गया सेलिंग प्राइस। बहुत सिंपल है, बेसिक कॉस्ट शीट फॉलो करते जाओगे अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद है ना, ये वाला क्वेश्चन देख क्या बोला फिफ्थ वाले में, AB has a standard cost of 32,
6 of which relates to direct material. तो 32 में 6 रुपए मटेरियल है. Budgeted production for the month was 1600 unit. 1600 unit was budgeted, but during the month 1500 unit of AB were produced. Materials were 9000 were purchased. There was no opening stock of material, but closing stock, which was valued at standard cost, amounted to 1500. तो देख 9000 का मटेरियल लाए, बट उसमें से 1500 का क्लोजिंग स्टॉक है. मतलब मटेरियल यूज किया कितना? मटेरियल यूज किया अपन ने 1500 7500 का. और बोला व्हाट इज द टोटल वेरिएंस फॉर मटेरियल. तो देख बहुत सिंपल है. तुमने बनाए हैं 1500 यूनिट. 1500 यूनिट पे 6 रुपए के मटेरियल लगना चाहिए था. तो 1500 इंटू 9000 1500 इंटू 6 9000 का मटेरियल लगना चाहिए था. पर एक्चुअल में लगा कितना है? 9000 का लेके आए, पर 1500 तो स्टॉक में पड़ा है ना. तो मटेरियल तो अपने को लगा है सिर्फ 7500 का. तो ये हो गया 1500 फेवरेबल. 9000 लगना चाहिए था, 7500 लगा, 1500 फेवरेबल. ठीक है ना. ये सिंपल था. फिर Rinki Limited has two divisions A and B. The target profit of A is 100 lakhs. A has a capacity to produce 20,000 units of product P, but only 15,000 are produced and sold in the market at 3,000 per unit. 20,000 का कैपेसिटी है, बेचा 15 ही. B received an order for which P would be required as an input. तो ये जो दूसरा वाला डिपार्टमेंट है ना, उसको ऑर्डर आया है जिसमें अपना रॉ मटेरियल ये P लगेगा. B approaches A for purchase of 5000 unit of P. What price should A charge from B per unit of P so that it meets its target profit? Target profit the 100 lakhs. Other details of A में बोला है फिक्स कॉस्ट 90 lakhs है और वेरिएबल कॉस्ट 2000 पर यूनिट है. अब एक बात समझ, बहुत सिंपल है. तुम्हें चाहिए कितना प्रॉफिट? 100 lakhs. फिक्स कॉस्ट है 90 lakhs, मतलब कंट्रीब्यूशन कमाना है 190 lakhs. तुमने ये 190 lakhs कैसे कमाना है? तुम मार्केट में सामान बेच रहे हो ना. मार्केट में सामान कितने में बेच रहे हो? तुम बेच रहे हो 3000 में, जिसका वेरिएबल कॉस्ट 2000 है. तो 1000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है. एंड यू आर सेलिंग 1500 यूनिट. सॉरी, यू आर सेलिंग 15,000 यूनिट्स एट 1000. तो 150 lakhs का कॉन्ट्रीब्यूशन तो मार्केट से आ गया. तुम्हें चाहिए 190 lakhs. तो बचा हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 40 lakhs, जो अपन ये 5000 यूनिट जो बढ़े हैं उससे लेंगे. सो मतलब अपने को है ना कितना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट? 40 lakhs चाहिए 5000 यूनिट में, मतलब 800 रुपए पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन. 2000 रुपए तो प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट है. तो टोटल चाहिए कितना? 2800. एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है एमसीक्यू में? Company plans to produce 44,000 units during the budget period. The company requires 4 units of material to produce 1 unit of finished goods. एक finished goods के लिए 4 raw material चाहिए और 44,000 का प्रोडक्शन करना है. Company has currently 1 lakh units of raw material in hand, wishes to have an inventory of 1 lakh 10,000 units of raw material at the end of the budget period. तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया. नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज विल बी हाउ मच? तो देखिए बजट का क्वेश्चन है. अपने को बनाने 44,000 यूनिट्स. एक फिनिश गुड्स के लिए 4 यूनिट लगेंगे, तो मिलेगा 1,76,000 का कंजम्पशन. इतना कंज्यूम करना है. प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 1 लाख. तो आ जाएगा अपने को परचेज बजट 1,86,000. एंड दैट इज योर एमसीक्यू. तो ये अपन लोग ने कर लिया है खत्म. अब अपन लोग आते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में विद क्वेश्चन नंबर 1 मटेरियल का. बहुत पुराना क्वेश्चन था, वापस पूछा है, थोड़ा सा ट्रिकी है. आओ देखते हैं. यस सर, देख लेते हैं अपने मटेरियल्स कॉस्ट वाले आरटीपी के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. तो बोला है, ओ बाय द वे थोड़ी सी हिस्ट्री दे दो इस क्वेश्चन की. ये क्वेश्चन बहुत पुराना था, बहुत पुराना, और बहुत पहले आया हुआ है, उसके बाद गायब हो गया, हमने भी गायब कर दिया और अब वापस आया. तो देखिए क्या बोला हुआ है. XYZ Enterprises manufactures different types of beverages. The monthly demand pattern for these beverages is as follows. तो ऑरेंज चाहिए, ये मंथली, यहाँ मंथली डिमांड है. ऑरेंज चाहिए 60,000 लीटर्स, एप्पल चाहिए 20,000 लीटर्स और ग्रेप जूस चाहिए 5,000 लीटर. और बोला है टू प्रोड्यूस 1 liter ऑफ एप्पल जूस, ऑरेंज जूस एंड ग्रेप जूस, 6 kgs of apples, 3 kgs of orange and 5 kgs of grapes are required. And there is no opening or closing stock of raw materials. ठीक है.
XYZ enterprises can source the raw materials either from local farmers and import in case of grapes. तो सिर्फ grapes जो है वो import होंगे और फ्रॉम होलसेल सप्लायर. सो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो होलसेलर से ले लो या फार्मर से ले लो. और द कंपनी हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू परचेज एनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम द होलसेल suppliers, but when buying from the farmers, or in case of import, it must adhere to a minimum quantity that is specified for each type of material. Below is a summary for purchasing the purchasing conditions. तो होलसेल सप्लायर और फार्मर ये दो कैटेगरीज है अपने पास. ऑरेंज में मिनिमम होलसेलर से तो कुछ भी ले सकते हो, ये तो सब जगह सेम ही है. बट अगर तुम फार्मर से ले रहे हो तो 7,20,000 केजीज लेना पड़ेगा. प्राइस पर केजी, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और सॉर्टिंग एंड पाइलिंग कॉस्ट दिया हुआ है. सॉर्टिंग एंड पाइलिंग कॉस्ट ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के केस में. लोडिंग का कॉस्ट दोनों जगह अलग अलग है, अनलोडिंग का कॉस्ट दोनों जगह सेम है. ठीक है. फिर एप्पल में वापस से परचेज क्वांटिटी, उसका परचेज प्राइस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सॉर्टिंग एंड पाइलिंग, लोडिंग का कॉस्ट, अनलोडिंग का कॉस्ट. एंड सेम इज विद ग्रेप्स एज वेल. पर ग्रेप्स में है ना, तुम फार्मर से नहीं, तुम इंपोर्ट करवा रहे हो, तो 1.5 लाख किलो एक साथ इंपोर्ट कराना पड़ेगा. उसके साथ साथ है ना वही सेम प्राइस पर केजी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, प्राइस पर केजी, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग. अगर तुम देखोगे तो ग्रेप्स में है ना सॉर्टिंग एंड पाइलिंग कॉस्ट नहीं है, वो सिर्फ फार्मर्स के केस में है. अगर तुम इंपोर्ट करा रहे हो तो सॉर्टिंग एंड पाइलिंग कॉस्ट नहीं लगेगा. और बोला है ट्रांसपोर्टेशन एंड सॉर्टिंग एंड पाइलिंग कॉस्ट इज गिवन फॉर पर परचेज ऑर्डर. तो ये क्या हो गया, ये अपना ओसीपी हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, पर ऑर्डर है ये. And 8% of import duty is applicable if the is the purchase of grapes for which ITC is not available. तो ये अपने लिए कॉस्ट है import duty. और आगे बोला है XYZ Enterprises is also paying an annual interest of 15% on cash credit facility. तो ये हो गया carrying cost and 1,000 per 1,000 kg of rent to its warehouse. तो 1,000 किलो के लिए 1,000 रुपए, तो मतलब 1 किलो का 1 रुपए. दिस इज ऑल्सो योर कैरिंग कॉस्ट. ठीक है. अब देख मांगा गया है कैलकुलेट द टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ ईच मटेरियल अंडर द फॉलोइंग ऑप्शंस. तो परचेज फ्रॉम होलसेलर और परचेज फ्रॉम फार्मर्स, ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल. देख अगर अपन लोग परचेज कर रहे हैं होलसेलर से, तो होलसेलर से परचेज करते हैं तो अपने पास उनका परचेज प्राइस ऑलरेडी है. लोडिंग और अनलोडिंग का कॉस्ट भी लगेगा. तो लोडिंग का कॉस्ट अपने को कितना आ रहा है, लोडिंग का कॉस्ट आ रहा है 0.2. कैसे सर, 10 रुपए फॉर 50 किलो, 10 रुपए फॉर 50 किलो, 10 रुपए फॉर 50 किलो. ठीक है. तो लोडिंग का कॉस्ट उतना ही लगेगा. अनलोडिंग का कॉस्ट सब में सेम ही है, 2 रुपए पर 50 किलो. और ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट पर केजी. सिमिलरली अगर तुम है ना इंपोर्ट करवा रहे हो या फार्मर्स से ले रहे हो, तो फार्मर्स का प्राइस पर केजी अपने को ऑलरेडी पता है. बट अपने को है ना इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगा इन केस ऑफ ग्रेप्स विच इज 8%. तो 25 रुपए का 8%, ये 2 रुपए अपने को इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगा. लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट वैसे का वैसे, हालांकि कॉस्ट अलग अलग है. इधर 10 रुपए था, इधर 5 रुपए, 3 रुपए, 25 रुपए. तो ये चीज का ध्यान रखना. अनलोडिंग का कॉस्ट सब जगह सेम ही है. ठीक है. 2 for 50 kgs. तो ये आ गया अपना पहला रिक्वायर्ड, ये बहुत सिंपल था. अब इसके बाद वाले रिक्वायर्ड में ना उन्होंने मांगा है अपने से ईओक्यू. अब ईओक्यू ना यहाँ पे ना 6 निकलेंगे. होलसेल मार्केट से एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स, और उसके बाद फार्मर या इंपोर्टर से एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप. तो अब कभी भी ध्यान रखना, अगर तुम्हें है ना ईओक्यू निकालना है तो तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत चाहिए. यू नीड एनुअल डिमांड, यू नीड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड यू नीड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनी. तो अब एनुअल डिमांड अपन लोग फ्रीज कर लेते हैं, कैसे आएगा. तो बहुत सिंपल है, उन्होंने अपने को डिमांड दी है वो मंथली है. तो फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज ना 60,000 लीटर चाहिए पर मंथ. 1 लीटर सॉरी हाँ 1 लीटर ऑरेंज बनाने के लिए 3 किलो ऑरेंज चाहिए. इतना डिमांड इज पर मंथ इंटू 12 मंथ्स. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथली डिमांड इंटू केजीज रिक्वायर्ड पर लीटर इंटू 12 मंथ्स. तो ये तो हो गया अपना एनुअल डिमांड. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर में है ना, अगर तुम होलसेलर से ले रहे हो तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट. तो वो जो भी है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट.
और अगर तुम है ना खरीद रहे हो यहाँ से फार्मर से या इम्पोर्टर से, तो तुम्हें ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रही है, सॉर्टिंग और पाइलिंग कॉस्ट भी लग रहा है पर ऑर्डर। तो जो सॉर्टिंग और पाइलिंग कॉस्ट है वो सिर्फ ऑरेंज और एप्पल में, ग्रेप में नहीं है। तो वहां पे डैश लिख दिया और आ गया अपने पास फार्मर्स के यहाँ से ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब एज फार एज द कैरिंग कॉस्ट गोस, तो देख कैरिंग कॉस्ट के लिए ना बहुत ध्यान रखना, अपने पास दो कैरिंग कॉस्ट है, एक तो 15% है ही है, तो 15% किसके ऊपर लगेगा, कॉस्ट पर केजी पे। तो कॉस्ट पर केजी पे है ना जो 15% है, 18.24 का 15%, 12.24 का 15%, 32.24 का 15%, ये तो लग ही रहा है। प्लस 1 रुपया पर केजी और लग रहा है, दैट इज योर वेयर हाउसिंग का कॉस्ट। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग का कॉस्ट भी ऐड कर लिया। सिमिलरली अगर तुम होलसेल फार्मर्स या इम्पोर्टर से कर रहे हो, तो वापस से तुम्हारे पास कॉस्ट पर केजी इंटू 15%, तो ऐसे भी करना ही पड़ेगा। प्लस 1 रुपया वेयर हाउसिंग का वो एज इट इज लगेगा, तो तुम्हें आ जाएगा यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट भी। और अब आ जाएंगे ईओक्यू। ईओक्यू यार फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो अपन ने सब तो ढूंढ ही लिया है, एनुअल डिमांड ढूंढा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी ढूंढा, आ गया अपना आंसर, सिंपल। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया अपना ईओक्यू। अब लास्ट वाला पार्ट ना इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा है। Provide a recommendation on the best purchase option for the grapes material if the minimum purchase quantity for import is 1,50,000 kgs। तो यार बहुत सिंपल है, अपन को कौन सा कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। अब ग्रेप अपने को चाहिए कितना, ये रहा एनुअल डिमांड, देख ग्रेप का है 3 लाख किलो। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, अपन लोग है ना ढूंढेंगे ग्रेप का टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले अगर तुमने होलसेलर से खरीदा तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, देख तुम्हें चाहिए 3 लाख किलो, और यहाँ पे है ना तुम्हारे पास ऑर्डर क्वांटिटी कौन सा आएगा, जो ईओक्यू वाला ऑर्डर क्वांटिटी है वो। ईओक्यू वाला ऑर्डर क्वांटिटी, तो देख अपने पास होलसेलर में ईओक्यू का ऑर्डर क्वांटिटी आया था कितना, सॉरी ग्रेप 17,562.1 में। तो इससे अपने को नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कर लेंगे, तो अपने को आ जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। फिर सॉरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट विल बी एवरेज डिमांड, एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीसी पूपा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, जो भी तुम ऑर्डर कर रहे हो उसका हाफ, तो 17,562.19 का हाफ इनटू सीसी पूपा, सीसी पूपा अपन ने ढूंढा हुआ। और उसके बाद परचेज का कॉस्ट, तो 3 लाख किलो परचेज कर रहे हैं, और उसका कॉस्ट अपन लोग लिख लेंगे 32.24, जो अपन ने ऑलरेडी ढूंढ रखा है। तो इससे आ जाएगा टोटल कॉस्ट। और अगर इंपोर्ट कराया तो एक बार में 1.5 लाख किलो मंगाना पड़ेगा, और अपने को 3 लाख किलो की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब सिर्फ 2 ऑर्डर्स जाएंगे, 2 ऑर्डर्स का कॉस्ट जाएगा एंड दैट इज ऑल। 15,000 रुपए का एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर के 30,000। कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल वी हैव टू डू फॉर कैरिंग कॉस्ट। तो यार सिंपल है, वापस हाफ ऑफ ईओक्यू, या अभी यहाँ पे तो अपन लोग ऑर्डर क्वांटिटी मंगा रहे, तो हाफ ऑफ 1.5 लाख इंटू द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एंड लास्ट में ना परचेज का कॉस्ट। परचेज का कॉस्ट है ना कैसे आएगा, परचेज का कॉस्ट बड़ा सिंपल है, तुमने खरीदना है 3 लाख किलो, और अगर तुम लोग है ना खरीद रहे हो इम्पोर्टर से, तो 27.54 कॉस्ट आने वाला है, दिस विल बिकम योर टोटल कॉस्ट। और अगर देखोगे तो यहाँ पे है ना कॉस्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इंपोर्ट करने में ज्यादा फायदा है। बट दैट बीइंग सेड, मैं तुम्हें बता दूं इस क्वेश्चन में काफी सारी गलतियां हैं मेरे हिसाब से। आई मे बी रॉन्ग बट आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग। सबसे पहली चीज, जो अपन ने कॉस्ट पर यूनिट ढूंढा, एक मिनट सॉरी, हाँ, ये रहा कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर केजी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है ही नहीं, सॉर्टिंग और पाइलिंग का कॉस्ट ही नहीं है। अरे अगर है ना तुम टोटल कॉस्ट ढूंढ रहे हो पर केजी का, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टिंग, पाइलिंग सब आना चाहिए था। ऑल कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ रिसीट इज योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे आना चाहिए था। पर इन्होंने तो सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट लिख के छोड़ दिया। अब क्यों लिख के छोड़ा मेरे को नहीं मालूम, क्या थॉट था नहीं पता। बट ये चीज मुझे मालूम है कि यहाँ पे ना परचेज के कॉस्ट में आना चाहिए था ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी। मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 कहाँ गई, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, मिस्टेक नंबर 2 ये तीसरे वाले आंसर में। मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने 3 लाख और किलो ऑर्डर करना है,
और तुमने 1,50,000 किलोज ऑर्डर करे, तो क्या अपने को ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना अभी भी सिर्फ 15,000 रुपए लगना चाहिए? क्योंकि अगर कंडीशन चेंज हो गई तो ये भी तो हो सकता है ना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और पाइलिंग कॉस्ट भी चेंज होगा। अच्छा चलो, ग्रेप्स में चलो पाइलिंग कॉस्ट है ही नहीं, पर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो चेंज हो सकता है ना। ये तो कंडीशन वन ऑफ था कि भाई 1.5 लाख किलो मंगाना पड़ेगा, ये तो वन ऑफ कंडीशन था। तो ये नहीं मालूम। और उसकी वजह से क्या हुआ है, देख अपना कैरिंग कॉस्ट रॉन्ग हो गया क्योंकि अपना है ना कॉस्ट पर केजी रॉन्ग था, तो अपना कैरिंग कॉस्ट रॉन्ग है। क्योंकि अपना कॉस्ट पर केजी रॉन्ग था तो अपना जो परचेज कॉस्ट है ये भी है ना थोड़ा सा अब गड़बड़ा रहा है। तो ओवरऑल है ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। पता नहीं है कि क्वेश्चन में है ना क्या सही बैठ रहा है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स है, बट दिस इज व्हाट इज द सोल्यूशन, है ना। अगले वाले में मिलता है। हाँ जी सर, चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट एक्सट्रीमली लेंदी है बॉस, एक्सट्रीमली लेंदी। देख क्या बोला हुआ है। ब्राइटेक अप्लायंसेज लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस सच एज स्मार्ट कूल एसी, पावर लाइट इन्वर्टर एंड इको ड्राई ड्रायर। Amid increasing operational complexity, the company's finance controller has initiated a review of overhead allocations to gain better control over departmental efficiency and product profitability. सब गार्बेज है, सब कचरा है, सब कचरा। आगे देख क्या बोला हुआ है। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 4 मेजर डिपार्टमेंट्स। सबसे पहला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हैंडल्स मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस 3 प्लांट्स यूजिंग एडवांस मशीनरी इंक्लूडिंग स्टोर्स मैनेजमेंट, ये काम का है। एडमिन में एचआर, फाइनेंस, लीगल और कंप्लायंस है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में रिटेल टाइप्स, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स है। और जनरल मैनेजमेंट में ओवरसी स्ट्रैटेजी, इनोवेशन एंड एग्जीक्यूटिव लेवल ऑपरेशंस। और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एज फॉलोज। तो अपने पास बहुत सारे खर्चे दिए हैं और उसका है ना कुछ ब्रेकडाउन भी दिया है, आएंगे उसके ऊपर वापस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला हुआ है। एम्प्लॉय काउंट दिया है, प्रोडक्शन में 22 है, एडमिन में 20 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 28। एवरेज ग्रॉस सैलरी फॉर ईच ऑफ द डिपार्टमेंट दे दिया है। फ्लोर एरिया दिया हुआ है, प्रोडक्शन का, एडमिन का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल मैनेजमेंट का। एसी का टनेज दिया हुआ है, प्रोडक्शन है 6000 आरटी, एडमिन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जनरल मैनेजमेंट है। डेप्रिसिएशन रेट्स, बिल्डिंग का 5% है, एसी का 15% है, मशीन का 10%। और डिपार्टमेंटल रोल्स, सो जनरल मैनेजमेंट 70%, सेल्स स्ट्रैटेजी 20% एंड प्रोडक्शन है 10%। और एडमिन है ना इज डूइंग 50% प्रोडक्शन एंड 50% सेल्स। तो अगर तुम देखोगे तो जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिन आर सर्विंग अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एंड अगर तुम देखोगे जनरल मैनेजमेंट इज सर्विंग एवरीबडी बट नॉट टेकिंग एनी सर्विस बैक। एडमिन इज सर्विंग ओनली 2 डिपार्टमेंट्स एंड नॉट टेकिंग एनी सर्विस बैक। तो मतलब ये क्या हो गया, दिस इज योर नॉन रेसिप्रोकल मेथड, नॉन रेसिप्रोकल या स्टेप लैडर मेथड, ठीक है ना। और मांगा देख रिक्वायर्ड में क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कॉस्ट एलोकेशन फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल मैनेजमेंट। तो एक तो पहले बेसिकली एलोकेशन प्लस अपॉर्शनमेंट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बना के देना है। फिर शेड्यूल ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, एडमिन, सेल्स एंड जनरल डिपार्टमेंट। तो अपने पास एलोकेशन अलग से मांगा है और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अलग से मांगा है, कोई बात नहीं। और शेड्यूल ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट एंड जनरल मैनेजमेंट कॉस्ट। सो देख यहाँ पे ना बेसिकली अपने को प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके देना है। और उस प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने पास इतने सारे कॉस्ट है। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, थोड़ा सा शॉर्टकट लेंगे और अपन लोग सारे के सारे एलोकेशन और अपोर्शन ओवरहेड्स है ना साथ में कैलकुलेट कर लेंगे। तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा ऐसा क्यों। तो मैं बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट साथ में। अब आजा सबसे पहले क्या कॉस्ट दिया है डी। सो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 5,75,00,000 जितना। एंड दिस इज कंज्यूम्ड इन द रेशियो ऑफ 3:4:3 फॉर द 3 प्रोडक्ट्स। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। सो बैक, हाँ सॉरी। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है विच इज 5,75,00,000 एंड नोट्स में बोला कंज्यूम्ड इन द रेशियो ऑफ 3:4:3 फॉर द 3 प्रोडक्ट्स। अब अगर तुम देखोगे ना तो क्वेश्चन ने बोला था
कि है ना दे आर मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स, कहाँ गया, हाँ, हैंडल्स मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस 3 प्लांट्स यूजिंग एडवांस मशीनरी। बट ये सारा का सारा खर्चा है ना टेक्निकली तो अपने को चारों डिपार्टमेंट में बांटना है। अब ये चारों डिपार्टमेंट है कौन से, द प्रोडक्शन, एडमिन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल मैनेजमेंट। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट है वो बन तो सारे रहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही है ना, तो ये 5 करोड़ 75 लाख सारा का सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लिखेंगे अपन लोग कैसे। तो वी विल राइट स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन प्लस अपोर्शनमेंट, और उसमें ना जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ना वो पूरा का पूरा 5 करोड़ 75 लाख एक ही में लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देख क्या बोला हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 12,50,000 है, मैन्युफैक्चरिंग का 7,20,000 है, स्टोर्स 25,000 है। प्लीज ध्यान रखना स्टोर्स डिपार्टमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, तो ये दोनों कॉस्ट जो है ना ये जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। जनरल एडमिन दिया है 3,80,000, पर्सनल दिया है 95, सेल्स दिया है 30,000। अब एडमिनिस्ट्रेशन में देख क्या है, जनरल एडमिन ये रहा, और पर्सनल इधर ही है ये रहा, HR। तो यहाँ पे है ना देख क्या करेंगे अपन लोग है ना जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो दोनों के दोनों 7,20,000 और 25,000 ऐड करेंगे, और साथ में है ना एडमिन में वो 3,80,000 और 95,000 दोनों ऐड करेंगे। सेल्स में लिखेंगे 30,000, जनरल मैनेजमेंट में कुछ नहीं, ठीक है। अब उसके बाद वाला कॉस्ट देख कौन सा है, सैलरी एंड वेजेस 4 करोड़ 20 लाख से, उसमें है ना डायरेक्ट वेजेस तो 1 करोड़ 60 लाख से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कहाँ काम कर रहे होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे होंगे फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में डाल देंगे पूरा का पूरा पहले तो 1 करोड़ 60 लाख। अच्छा, आगे बचा कितना, 4 करोड़ 20 लाख टोटल वेजेस है, उसमें से 1 करोड़ 60 लाख ये है, तो बचा हुआ जो 2 करोड़ 60 लाख है ना दैट विल डिवाइड इन द बेसिस ऑफ ग्रॉस वेजेस। तो ग्रॉस वेजेस के रेशियो में है ना इसको डिवाइड कर देंगे। फिर अगला आता है रेंट। रेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स दो है खर्चे, 1,20,000 जिसमें 90,000 तो रेंट है और 30,000 प्रॉपर्टी टैक्स है। तो बताओ मेरे को वेयर हाउस का रेंट कहाँ जाना चाहिए, वेयर हाउस का रेंट कहाँ जाएगा, वो सेलिंग के लिए बना रहे हैं अपन लोग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो वेयर हाउस का रेंट तो डाल दिया 90,000 अंडर सेल्स, एंड बचाओ 30,000 एक अपने पास एरिया दिया हुआ है, तो अपन लोग एरिया के बेसिस पे उसको डिवाइड कर लेंगे। फिर अपने पास है ना नेक्स्ट अमाउंट कौन सा है, डेप्रीसिएशन और नॉन करंट एसेट्स 25 लाख का अमाउंट है। उसमें फैक्ट्री ऑफिस बिल्डिंग जो है ना वो 10,50,000 है, AC का 2 लाख है, और मशीनरी का 12,50,000। तो देख मशीन का डेप्रीसिएशन तो सीधा सीधा प्रोडक्शन में जाएगा 12,50,000, जो बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन है वो जाएगा अपने पास एरिया में, और जो AC का डेप्रीसिएशन है ना वो RT करके अपने को ना यूनिट्स दिए हुए हैं, तो वो RT के रेशियो में अपन लोग ये चारों कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पावर एंड फ्यूल 4,90,000 है, 4,70,000 फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड 20,000 फॉर डिलीवरी वैन्स। तो देख 4,70,000 कहाँ जाना चाहिए, वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में, और 20,000 जो डिलीवरी वैन का है वो डाल देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर नेक्स्ट अपने पास है मशीनरी इंश्योरेंस प्रीमियम, 5 लाख है, 4% ऑफ WDV ऑफ द मशीनरी। तो अब ये तो WDV के ऊपर है, बट अमाउंट कौन सा है, डेप्रिसिएशन और ऑफ व्हाट, द मशीनरी। तो मशीन का डेप्रिसिएशन जो मशीन का इंश्योरेंस है तो उसे मशीन की कॉस्ट में डाल दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपने पास देख कौन सा, ग्रुप एम्प्लॉय इंश्योरेंस 3,10,000 बेस्ड ऑन ग्रॉस सैलरी एक्सक्लूडिंग द डायरेक्ट वर्कर्स एंड टॉप मैनेजमेंट। तो ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो अपन लोग कैसे डिवाइड करेंगे, ग्रुप इंश्योरेंस डिवाइड कर देंगे जो अपने पास वर्कर्स का एक रेशियो दिया हुआ है, तो ग्रुप इंश्योरेंस जो है ना वो वर्कर्स का रेशियो है, दैट इज वन ऑप्शन ऑफ डूइंग इट। बट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ना ग्रॉस वेजेस पे किया है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि है ना इंश्योरेंस एज एन अमाउंट ना वो इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि तुम्हारी वेजेस ज्यादा है, वो इसलिए चेंज होगा क्योंकि तुम्हारे नंबर ऑफ वर्कर्स अलग अलग है। बट उन्होंने ना वो छोटा सा एक एक्सेप्ट दे दिया है ना, एक्सेप्शन एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट वर्कर्स एंड टॉप मैनेजमेंट, इसलिए अपन लोग नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे है ना यहाँ पे डिवाइड कर नहीं पाएंगे। अपन लोग ये 3,10,000 को डिवाइड करेंगे ग्रॉस वेजेस के बेसिस पे। फिर वंस दिस इज डन, नेक्स्ट अपने पास देख क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग का 20,000 है,
फाइनेंस का 5,50,000, लीगल का 28 है, और यहाँ पे सेल्स का 2,21,000 है। तो देख यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो फाइनेंस और लीगल है ना, ये दोनों एक ही साथ आ जाएंगे एडमिन में। तो फाइनेंस और लीगल एडमिन साथ में डाल देंगे। ये और बाकी दोनों का तो अपने को ऑलरेडी दिया हुआ था। नेक्स्ट अपने पास जो खर्चा है ना, दैट इज ऑडिट फीस, 1,40,000 स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट। ये जाएगा तुम्हारा जनरल मैनेजमेंट में, क्योंकि दिस इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, तो ये लिख देंगे अपन लोग जनरल मैनेजमेंट में। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 4 लाख है, उसके सामने बोला है मीटर यूज कितना है, प्रोडक्शन का, एडमिन का, सेल्स का और जनरल मैनेजमेंट का। तो अपन लोग ये 4 लाख को है ना उसी रेशियो में, मीटर यूज के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। वंस दिस इज डन, द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज टेलीफोन एंड मोबाइल। तो 4,95,000 टेलीफोन एंड मोबाइल है, जिसमें प्रोडक्शन का 1,25,000 है, पर्सनल का 50,000, जनरल मैनेजमेंट 30,000, सेल्स है 1,75,000 और कस्टमर सपोर्ट है 2,50,000, 2,15,000। अब यहाँ पे ना प्लीज समझना, यहाँ पे तुम्हारे पास 1,25,000 जो मैनेज प्रोडक्शन का है वो तो उतना का उतना ही आएगा। जो 50,000 दिया है वो सीधा का सीधा एडमिन में आ जाएगा। बट सेल्स में तुम्हारे पास दो है, द 75,000 एंड 2,15,000 बोथ आर डिपेंडेंट ऑन सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट का, इसलिए वहां डाल रहे। और लास्ट में नहीं, जनरल मैनेजमेंट का 30,000 वहां पे डाल रहे। तो देख, पर्सनल वो एचआर हो गया, तो वो गया एडमिन में, ये जाएगा प्रोडक्शन में, ये जनरल वाला जाएगा जनरल में, एंड सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट जाएगा तुम्हारे पास डायरेक्ट, वो सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट सेल्स वाले में चला जाएगा। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इन्होंने बताया, प्रोडक्शन का कितना है, जनरल मैनेजमेंट का कितना है और सेल्स का कितना है, तो उधर उधर डाल दो। मील कूपन सब्सिडी 2,25,000 पर एम्प्लॉय ऑन रोल। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे डिवाइड कर लो, अपने को दिया ही है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बेसिकली। बट एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ये 3,000 पर रोल है। एक, दो और तीन, टोटल एम्प्लॉयज ऐड करो, 22 प्लस 20 प्लस 28, 70 एम्प्लॉयज हो रहे हैं इंटू 3,000 पर एम्प्लॉय, ये 2,10,000 ही हो रहा है, पर खर्चा 2,25,000 है। तो अब जो बचा हुआ 15,000 है ना, वो डाल देंगे अपन लोग जनरल मैनेजमेंट में, क्योंकि अपने पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लिए ना 16,50,000 का कॉस्ट है, जिसमें स्टोर्स मैनेजमेंट 8.5 लाख रुपए, सो वो जाएगा स्टोर्स वाले में, विच इज अंडर प्रोडक्शन। फाइनेंस जाएगा, ये देख, एक और है स्टोर्स का, ये भी वहीं डाल दो। फाइनेंस जाएगा तुम्हारा एडमिन में, और कस्टमर सपोर्ट चला जाएगा इसमें, क्या बोलते हैं, सेल्स में। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये अब थोड़ा सा चैलेंज है बॉस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है ना, इन्होंने है ना बहुत गंदा गेम खेल लिया मिसलेनियस में। मिसलेनियस एक्सपेंस में इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेटेड एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंस, ये वाला है ना थोड़ा मुश्किल है। तो अपन ने जितने भी ऊपर एलोकेटेड एक्सपेंसेस लिखे हैं ना, जो अपोर्शन नहीं किए, एलोकेट किए हुए जो क्वेश्चन ने दिया है, उसके रेशियो में डिवाइड करना है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉरेबल कैलकुलेशन, बट अब वो है जो है। अब ये सब करने के बाद तुम्हें ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एंड देन यू विल बी डिवाइडिंग द जनरल मैनेजमेंट इन द रेशियो दैट दे हैव गिवन। और फिर तुम लोग का जो एडमिन है ना, वो दोनों ऐड करके इक्वली डिवाइड करना है बाकी के दोनों डिपार्टमेंट में। और ऑनेस्टली एक बात समझ प्लीज, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, तो 100% छोड़ के आना बिल्कुल भी मत करना। द टाइम, अमाउंट एंड एफर्ट रिक्वायर्ड विल नेवर बी वर्थ इट। और देख ऑनेस्टली ना, ये आएगा भी नहीं पेपर में, बट अगर इनकेस आ गया ना, तो फिर है ना इसको लास्ट प्रायोरिटी पे करना, या तो छोड़ के आ जाना। ठीक है, यू विल हैव बेटर क्वेश्चंस टू डू। ये वाला क्वेश्चन टू मच टाइम कंज्यूमिंग, एंड फॉर 8 मार्क्स दिस इज नॉट वर्थ इट। बट फिर भी एक बार है ना ओवरव्यू दे दिया एग्जैक्टली क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सो इफ एट ऑल, इफ यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी चांस, तो ये कर सकते हो। आओ अगला क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये अपनी बुक का ही एक छोटे से मॉडिफिकेशन है। देख क्या बोला हुआ है, एडवर्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वेइंग मशीन्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज and sells its product to two industrial customers, namely MT Limited and KG Limited, to a dealer MG Brothers। तो अपन के पास तीन कस्टमर्स है, MD, KG और MG। ये अपने पास तीन कस्टमर्स है, हैविंग शॉप्स इन डिफरेंट सिटीज।
The maximum retail price per unit of the weighing scale is 11,000 and per unit average cost is production is 5,500, जिसमें से 40% इज जनरल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। तो ये अपना ओवरहेड्स है 5,500 का 40%, मतलब 2,200 ओवरहेड्स है, विच मीन्स द बचा हुआ 3,300 इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये है अपनी डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना। और बोला है द फाइनेंस ऑफिसर हैज बीन आस्क्ड टू अंडरटेक अ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस and calculate and compare the profit margin per customer before deducting the general fixed overheads to know about the real customer profitability। तो उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिलीवरी कॉस्ट दिया 200 रुपए पर किलोमीटर। इमरजेंसी डिलीवरी कॉस्ट इन एडिशन टू डिलीवरी कॉस्ट इज 21,000 पर डिलीवरी। ऑर्डर प्रोसेसिंग 6,000 रुपए। स्पेसिफिक डिस्काउंट्स एज पर नेगोशिएशन एंड प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट में। और इन्होंने अपने को डिटेल्स दे रखी है। तो द फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, कितने यूनिट्स बेचे हैं वो, टोटल डिलीवरी किलोमीटर्स ट्रेवल्ड है, ये टोटल डिलीवरी किलोमीटर्स है। अपन ने अभी जब जो क्वेश्चन किया ना उसमें डिलीवरी किलोमीटर्स पर डिलीवरी था, यहाँ पे टोटल डिलीवरी किलोमीटर्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ इमरजेंसी डिलीवरीज आर 2-1 एंड नथिंग फॉर एमजी ब्रदर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस दिए। स्पेसिफिक डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू 25%, 20% और 15%। दीज आर द डिस्काउंट परसेंटेजेस दैट आर गिवन टू यू। सेल्स कमीशन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वापस से ये भी है, और एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट है। और बोला यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड विच कस्टमर इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो यार ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देख अपन लोग कैसे चालू करेंगे। अपनी सेलिंग प्राइस कितनी है, 11,000 है सबके लिए। पर क्या अपन ने एक्चुअल में 11,000 में बेचा है प्रोडक्ट? नहीं, अपन ने बेचा है उसको कितने में, डिस्काउंट देने के बाद, और कमीशन भी दिया है। तो डिस्काउंट और कमीशन का परसेंटेज निकाल देते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट सबका 25%, 20%, 15% अलग अलग, और कमीशन सबका 15%, 10%, 5% अलग अलग। ये सारा निकाल के अपने पास आएगा नेट सेलिंग प्राइस। इस नेट सेलिंग प्राइस पे अपने को कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कितना है। तो देख उन्होंने क्या बोला था, 5,500 का 40% तो ओवरहेड है, मतलब बचा हुआ 60% तो प्रोडक्ट का कॉस्ट हुआ। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट माइनस कर दिया, तो आ जाएगा अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कर दो, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अब इस कंट्रीब्यूशन से क्या क्या लेस करना है, तो देख सबसे पहले तो है ना, डिलीवरी का कॉस्ट है 200 रुपए पर किलोमीटर इनटू द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। इमरजेंसी डिलीवरी 21,000 रुपीज की एक है, तो जितनी भी डिलीवरीज हुए वो कर लो। उसके बाद आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, उन्होंने अपने को बोला है 6,000 रुपए पर ऑर्डर है, इन्होंने कितने ऑर्डर्स दिए हैं दे दिया है। और एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट अपने पास टोटलिटी पे है, तो ये आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट। इसको डिवाइड कर लो नंबर ऑफ यूनिट से, तो प्रॉफिट पर यूनिट पे आ जाएगा अपना आंसर। अब प्रॉफिट पर यूनिट करने की जरूरत क्या है, देख तुमने 54,59,000 कमाए, अरे पर ये कमाने के लिए 2,000 यूनिट बेचे ना, और 35,92,000 कमाने के लिए 1,000 ही यूनिट बेचे, और 34,72,000 कमाने के लिए और भी कम बेचा है। तो क्या ये प्रॉफिट्स कंपेरेबल है? नहीं ना, ये प्रॉफिट सब में अलग अलग प्रॉफिट या अलग अलग यूनिट्स बेच के आए हैं। तो अपन लोग प्रॉफिट है ना ऑन टोटलिटी बेसिस यहाँ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि सबने अलग अलग यूनिट खरीदे, अपन ने सबको अलग अलग क्वांटिटी बेचा है। तो इसके लिए प्रॉफिट पर यूनिट फाइंड कर रहे हैं। और फिर प्रॉफिट पर यूनिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कर लो। हालांकि अगर ये नहीं भी करते तो भी चल जाता। प्रॉफिट पर यूनिट जिसका हाईएस्ट है ना, वही अपने लिए बेस्ट कस्टमर है। समझ में आया क्या? बस ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपन लोग ने है ना 11,000 का एमआरपी रखा है, पर सबको डिस्काउंट दिया है, कमीशन दिया है, ये सब देने के बाद जो नेट अमाउंट बच रहा है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो भी 55,100 का 60% है वो वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो जाके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और टोटल यूनिट्स आएंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? बस उसके बाद वाली कहानी इजी है। और दूसरा याद रखना, यहाँ पे ना व्हाट विल मैटर इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सबके अलग अलग है, इसलिए अपन टोटल प्रॉफिट पे डिसीजन नहीं लेंगे, अपन लोग डिसीजन लेंगे प्रॉफिट पर यूनिट के बेसिस पे। इज दैट क्लियर? आओ अगला देखते हैं। चालू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन। अब देख क्या बोला हुआ है, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट।
During the year, the company experienced operational changes, including partial automation and fluctuations in input costs. Although the company continued using the traditional costing methods, discrepancies were observed between financial and cost profits. अभी तक सब कचरा है. Management has requested a detailed analysis to understand the variance and assess the accuracy of the overhead absorption. Following is the trading and P&L account. Please ध्यान रखना ये फाइनेंशियल P&L है. और इसमें अपने पास क्या क्या है? रॉ मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड. यहाँ पे सेल्स है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू दिया है. डब्ल्यूआईपी में ब्रेक डाउन किया है मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड. इससे कोई लेना देना नहीं है. अपने लिए 132 500 है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिया हुआ है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, फाइन, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल, टैक्स, नेट प्रॉफिट दे दिया है. और यहाँ पे डिविडेंड और इंटरेस्ट भी है. तो अब इसमें से ना बहुत सारे आइटम्स तुम्हारे फाइनेंशियल कॉस्ट बुक्स में नहीं आएंगे, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल, फाइन, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल, टैक्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. इतने आइटम्स तो आने ही नहीं वाले. बराबर है. तो इतना तो अपने को है ना रिकंसिलिएशन में सीधा सीधा डाल देना. अच्छा, आगे क्या बोला है? XYZ Limited manufactures a standard product and uses traditional costing systems for internal reporting. और cost accounting records show the following. Production overheads. A production overheads मतलब factory overheads are absorbed to WIP at 25% on prime cost. Admin overheads is 14.75 per finished goods produced. Selling and distribution 11.5 per unit sold. और बोला over or under absorption has not been adjusted in the costing P&L account. और मांगा देख क्या गया? प्रिपेयर अ परफॉर्मा कॉस्टिंग P&L अकाउंट शोइंग द नेट प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट. सो अपन इसके लिए कॉस्ट शीट बनाएंगे. कॉस्ट शीट बना के अपना प्रॉफिट निकालेंगे. फिर कंट्रोल अकाउंट्स मांगे, प्रोडक्शन, एडमिन और सेलिंग, मतलब तीनों ओवरहेड अकाउंट देने और रिकंसाइल भी करके देना है. तो देख बहुत सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है बट बहुत सिंपल है. तो देख, कभी भी कॉस्ट शीट बनाओ तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले अपन को क्या करना है? यूनिट्स प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड ढूंढ देना है. तो देख, अपन को उन्होंने है ना ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला है, पर प्रोडक्शन अपने को पता नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक 2000 यूनिट है और बेचा है अपन ने 40,000 यूनिट. तो अपन है ना बहुत सिंपल सा ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज सोल्ड कर देंगे और इस फॉर्मूला में सारी डिटेल्स डाल देंगे. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड अपने को मिल गया. अब ये यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस. इसके लिए कोई भी कॉस्ट शीट स्पेसिफिक आइटम नहीं था. उन्होंने नहीं बोला था कॉस्ट शीट के हिसाब से कुछ और है, तो अपन लोग वो का वही है ना चिपका देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा अपने को प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए बोला है 25% ऑन प्राइम कॉस्ट है. 25% ऑन प्राइम कॉस्ट ये आ गया. तो मिल जाएगा अपने को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. अब 25% ऑन प्राइम कॉस्ट 54,25,000 का 25%. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया. ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, पर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है अपने पास 132,500 की. और अपने पास उसके लिए भी कोई अलग से नंबर नहीं है, तो अपन वही का वही नंबर है ना वहां पे भी लिख देंगे. आ जाएगा अपने को नेट फैक्ट्री कॉस्ट. नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद करेंगे एड एडमिन. एडमिन है 14.75 पर यूनिट फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस. यूनिट्स प्रोड्यूस है 42,000 इंटू 14.75. आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 42,000 यूनिट्स का है. क्लोजिंग फिनिश गुड्स अगर वैल्यू है तो भी कॉस्ट शीट में विल बी एज पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. भूलना मत कि अगर 42,000 यूनिट्स का इतना कॉस्ट है तो 2,000 यूनिट्स का कितना कॉस्ट होगा. यहाँ पे है ना आ गया अपना क्लोजिंग वैल्यू. आ गया सीओजीएस. सीओजीएस पे अपन लोग एसएनडी ऐड कर देंगे. दैट इज 11.25 पर यूनिट सोल्ड. तो सोल्ड यूनिट्स तो 40,000 है, तो 11.25 नहीं, सॉरी 11.5 इंटू 40,000 यूनिट्स. आ गया अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स. ऐड कर लेंगे प्रॉफिट टू गेट सेल्स. अब अपने पास प्रॉफिट नहीं है बट सेल्स दिया था, तो बचा हुआ अमाउंट प्रॉफिट हो गया. और अब वहीं बाजू में है ना अपन लोग बना लेंगे इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या क्या आने वाला है? तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स. डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो सेम ही लिखा है. प्राइम कॉस्ट तो सब टोटल है. फैक्ट्री ओवरहेड में फर्क है. फैक्ट्री ओवरहेड अपन लोग ने 1356 250 चार्ज किया है. और इनकर कितना किया था? फैक्ट्री ओवरहेड किधर गया? 11,20,000. तो इनकर किया 1120.
रिकवर कर लिया 1356 समथिंग, तो अपन ने ज्यादा रिकवर किया तो ओवर एब्जॉर्ब हो गया। ओवर एब्जॉर्ब के लिए अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड। यहां तक हो गया फैक्ट्री और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट सब टोटल है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी सेम लिखा है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट सब टोटल है, एडमिन ओवरहेड 6,19,500, इतना अपन लोग ने रिकवर किया है। खर्चा कितना किया, 6,25,000। इनकर किया है 6,25,000, जेब से गए 625, रिकवर हुए सिर्फ 6,19,500। तो क्योंकि कम रिकवर हुआ तो अंडर एब्जॉर्प्शन माइनस होगा, एडमिन हो गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सब टोटल है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू 346,100 है। और यहां पे अगर आके देखेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स का है, ये रहा 390। तो देख, अपने पास कॉस्ट बुक्स में ना इसका वैल्यू कितना है, कॉस्ट बुक्स में वैल्यू है 346,100 और फाइनेंशियल बुक्स में 390। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है ना वो क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट आइटम का मतलब है उससे प्रॉफिट बढ़ता है, उससे प्रॉफिट बढ़ता है। तो तुमने कॉस्ट बुक्स में लिखा है 346,100 और फाइनेंशियल बुक्स में 3,90,000, तो फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट ज्यादा है, तो अब कॉस्ट बुक्स के प्रॉफिट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड। कितना ऐड होएगा, किधर गया, ओवर वैल्यूएशन 43,900, ये ऐड हो जाएगा। 346 सीओजीएस तो वापस सब टोटल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,60,000 अपन ने रिकवर किया है। इनकर कितना किया, 4,60,000, सेम टू सेम इनकर और रिकवर्ड है, तो कोई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से वो भी है ना अपने पास नहीं आएगा। अब उसके बाद है ना, अगर तुम देखोगे तो और कोई रिकंसिलिएशन नहीं है, बट यहाँ पे इतने सारे आइटम्स जो है, ये ऑल ऑफ दीज आर सब्जेक्ट टू रिकंसिलिएशन। सारे डेबिट आइटम्स माइनस होंगे, सारे क्रेडिट आइटम्स जो है वो प्लस हो जाएंगे। सारे डेबिट आइटम्स माइनस होंगे और सारे क्रेडिट आइटम्स प्लस हो जाएंगे। और फाइनली अपना प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स आ जाएगा। लास्ट में बस उन्होंने ना वो तीनों कंट्रोल अकाउंट्स बनाने को बोला है। तो देख, ध्यान रखना, कंट्रोल अकाउंट्स में, ओवरहेड अकाउंट में जो इनकर्ड साइड है वो डेबिट साइड है, जो तुमने फाइनेंशियल बुक्स में लिखा है वो इनकर्ड है, जो भी फाइनेंशियल बुक्स में लिखा है वो इनकर्ड है। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज कहाँ होगा, टू इट्स नेक्स्ट अकाउंट विच इज डब्ल्यूआईपी। तो डब्ल्यूआईपी में चार्ज कर दिया, तो ये आ गया क्या, ओवर एब्जॉर्प्शन। एडमिन ओवरहेड इनकर कर दिया 625, रिकवर कितना किया था, 6,19,500। कहाँ चार्ज करते हैं अपन लोग एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड चार्ज होगा फिनिश गुड्स में, तो ये बच गया अंडर एब्जॉर्प्शन। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, जितना इनकर हुआ है उतना ही चार्ज हो गया। बस सिंपल सा अकाउंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। आओ अगला देखते हैं। चालू कर रहे हैं अपन लोग 14 क्वेश्चन जो है प्रोसेस कॉस्टिंग का। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस इज ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वेटेड एवरेज मेथड, और दो प्रोसेस का क्वेश्चन है। देख क्या बोला है, फॉलोइंग आर द डेटा अवेलेबल फॉर अ प्रोडक्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो दोनों में नील है, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ मतलब ये क्या हो गया, करंट कॉस्ट। अब है ना, अगर नोटिस करोगे तो मटेरियल का कॉस्ट नहीं दिया है, क्यों, द आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन विल बिकम द इनपुट ऑफ प्रोसेस टू, और वो जो इनपुट है ना वो मटेरियल का कॉस्ट बनेगा। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड हो गया। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले रिसीव्ड है 40,000 और 36,000, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर 36 एंड 32। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, जो प्रोसेस वन से ट्रांसफर हुआ वही प्रोसेस टू का इनपुट है और वही होगा। फिर आउटपुट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दे दिया है जो क्वेश्चन मार्क है, और नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, और बोला प्रोडक्शन रिमेनिंग इन द प्रोसेस। रिमेनिंग इन द प्रोसेस ये है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का, मटेरियल लेबर और ओवरहेड 150-50। अब अगर देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ भी ये नहीं बोला है कि ये प्रोसेस वन का है कि प्रोसेस टू का है, तो अपन मान लेंगे ये दोनों का है। और देयर हैज बीन नो एबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस टू, कोई भी एबनॉर्मल लॉस नहीं है। और बोला कंपनी फॉलोज वेटेड एवरेज मेथड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। तो देख, बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंदी है बट सिंपल है। अपन स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर वन से, जहां पे अपन एबनॉर्मल लॉस या गेन फाइंड करेंगे। स्टार्ट कैसे होगा वो, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नील है, इंट्रोड्यूस किया 40,000 यूनिट्स, यूनिट्स इन प्रोसेस हो गए 40,000, माइनस द नॉर्मल लॉस 2,000 क्वेश्चन ने बोला है। तो अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट है 38,000 यूनिट्स, जिसमें से ट्रांसफर हो गया 36,000 और 2,000 अपने पास क्लोजिंग है। तो मतलब यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल लॉस और गेन नहीं है। फिर आएगा स्टेप टू विच इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में यही दो आइटम्स आएंगे,
ट्रांसफर और क्लोजिंग 36,000 और 2,000। ट्रांसफर का डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो हमेशा 100% ही होता है, तो ये हमेशा 100%। और क्लोजिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100, 50, 50 है, तो 100% मतलब 2,000, 50, 50% मतलब 1,000 और 1,000, ठीक है ना। फिर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट अपने पास तीन कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो तीनों के अलग अलग आएंगे। क्या आएगा यहाँ पे ना, वेटेड एवरेज कर रहे हो तो सिर्फ करंट कॉस्ट माइनस द स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो करंट कॉस्ट लेंगे, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपने पास कुछ नहीं है, नील है यहाँ पे, और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो अपने को आ गया कॉस्ट पर यूनिट। और इसी कॉस्ट पर यूनिट से अपन को क्या करना है, वैल्यूएशन। तो ट्रांसफर की यूनिट 36,000 है, तो 36,000 इंटू मटीरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ओवरहेड का कॉस्ट। और क्लोजिंग में 2,000 यूनिट इंटू मटीरियल का कॉस्ट, 1,000 इंटू लेबर का कॉस्ट, 1,000 इंटू ओवरहेड का कॉस्ट। ये आ गया अपने पास वैल्यूएशन। और फिर आ गया अपना प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में ध्यान रखना, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नील है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस जो है वो मटेरियल में लिखेंगे 40,000 यूनिट्स और उसका कॉस्ट। नॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट है पर वैल्यू नील है। ट्रांसफर का वैल्यू अपन ने ढूंढा है, क्लोजिंग का वैल्यू अपन ने ढूंढा है। अब सेम प्रोसेस रिपीट करना है प्रोसेस टू के लिए। प्रोसेस टू में इनपुट मानेंगे 36,000 यूनिट्स, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो नीली है, तो यूनिट्स इन प्रोसेस 36,000, ओ सॉरी माय बैड, 36,000 मांगेंगे, और यूनिट्स इन प्रोसेस हो गए 36,000। अब नॉर्मल लॉस बोला है 1,500 है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट 34,500। ये 34,500 में 32,000 ट्रांसफर है। क्वेश्चन ने बोल दिया है एबनॉर्मल लॉस कुछ नहीं है, तो बचा हुआ 2,500 क्या हो गया, क्लोजिंग। और अब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ट्रांसफर के यूनिट्स कितने हैं, 32,000, तो उसका 100%। क्लोजिंग के 2,500 है, 100% फॉर मटीरियल 2,500 और 50% फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स, तो अपने पास ये भी आ गया। और उसके बाद ढूंढेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल का कॉस्ट क्या माना जाएगा, जो तुमने प्रोसेस वन से ट्रांसफर करके लाए हो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली द मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोसेस टू। तो 918691 जो मटेरियल का कॉस्ट था, उधर ट्रांसफर का कॉस्ट था, वो यहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट बनेगा। और लेबर ओवरहेड्स के कॉस्ट दिए हुए डिवाइड कर लेंगे। और फिर लास्ट में है ना वैल्यूएशन, ट्रांसफर तो 100% वैल्यू हुआ है, तो 32,000 इंटू द रेट्स। क्लोजिंग 2,500 इंटू मटीरियल, 1,250 इंटू लेबर एंड ओवरहेड्स। और ऐसे करके वैल्यूएशन आ गई। लास्ट में वापस से प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नील, मटीरियल इंट्रोड्यूस 36,000 यूनिट्स एट 918691, लेबर ओवरहेड्स दिया है। नॉर्मल लॉस के यूनिट से स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, तो माइनस कुछ नहीं होगा, वहां पे ना क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा वैल्यू में। और बाकी दोनों तो अपन ने वैल्यूएशन निकाला है, वो लिख दिया, हो गया। अच्छा, क्या होता है ना, काफी बार है ना टैली होने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, 2 4 5 रुपए सिंगल डिजिट का डिफरेंस आ जाता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए है ना, लिख दिया है राउंडेड ऑफ टू टैली। टैली करके रख देना, ठीक है ना, टैली करके रखना। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कॉस्ट पर यूनिट आता है ना ये, तो है ना 4 डेसिमल तक लेना, 4 डेसिमल तक लेना, अपने आप है ना तुम्हें है ना सिंगल डिजिट में डिफरेंस आएगा, मन को तसल्ली होगी कि मेरा आंसर राइट है, सिर्फ राउंड ऑफ एरर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सर आपने तो 3 ही लिए, अरे बाबू क्योंकि 3 पे खत्म हो गया, इसलिए। समझ में आया क्या? चल अगला देखते हैं। चालू कर रहे क्वेश्चन ज्वाइन प्रोडक्ट्स का। अब ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, देख क्या बोला हुआ है। अ कंपनी प्रोसेसेस अ रॉ मटेरियल इन इट्स डिपार्टमेंट वन, ये बाय द वे अपनी बुक का ही है, टू प्रोड्यूस थ्री प्रोडक्ट्स पी क्यू एंड सी एट द सेम स्प्लिट ऑफ स्टेज। During a period, 1,80,000 kgs of raw material were processed in Department 1 at a total cost of 12,88,000, ये अपना joint cost है. And the resultant output of PQNC 18,000, 10,000 and 54,000 kgs respectively. P and Q were further processed in Department Q at a cost of 180 and 150 respectively. ये क्या है? This is our cost of further processing cost for P and Q. और बोला C was further processed in Department 3 at a cost of 1,08,000. There is no waste in further processing. The details of sales affecting during the period, तो P, Q और C अपने पास क्वांटिटी सोल्ड है और उनकी सेल्स वैल्यू, ठीक है। ध्यान देना, 18,000 केजीज आया था, बेचा 17,000 ही,
10,000 प्रोड्यूस किया, बेचा 5,000, ये 54,000 प्रोड्यूस करके बेचा 44,000, ये है। सेल्स वैल्यू दिया है, देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक्स। इफ these products were sold at split off stage, selling price would have been 50, 40 and 10. अब मांगा देख क्या क्या है। तो एक तो स्टेटमेंट मांगा है अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट का, फिर कॉस्ट पर केजी मांगा है ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली। तो जेसी पर केजी, एफपीसी पर केजी और टोटल कॉस्ट पर केजी चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड मांगा है, and state with supporting calculation as to whether or all any other product should be further processed। बहुत सिंपल। शुरुआत करेंगे अपन लोग है ना 1,80,000 केजी से किया है। तीन प्रोडक्ट्स आए हैं, ए बी और एक्स या सी। ए बी और सी आया है, इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो अपने को आया है, सॉरी ए बी नहीं, पी क्यू और सी, पी क्यू एंड सी। ये है क्यू और ये है पी, ठीक है। 18,000, 10,000 और 54,000 केजीज मिला है। अगर ये स्प्लिट ऑफ पे बेच देते तो अपने को मिलता 50, 40 और 10। पर अपन ने इन तीनों प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस किया है, जिसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,80,000, 1,50,000 और 1,08,000 आया है। और क्योंकि अपने को कोई लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो अपन यही मानेंगे जितना क्वांटिटी इनपुट करा उतना का उतना आउटपुट आ गया, जितना इनपुट करा उतना आउटपुट आ गया, जितना इनपुट किया उतना आउटपुट आ गया। अच्छा, आउटपुट है ना फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितने में बेचा गया है, उसके लिए ना उन्होंने अपने को सेल्स वैल्यू दिया और सेल्स क्वांटिटी भी दी है। तो सेल्स वैल्यू है और सेल्स क्वांटिटी है, ये दोनों है अपने पास, तो अपने को सेलिंग प्राइस आ गया। सेल्स वैल्यू और क्वांटिटी दोनों है, सेल्स वैल्यू और क्वांटिटी दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी बेसिक आइडियाज तो क्लियर हो गई है। अपन ने एक रॉ मटेरियल लिया, तीन प्रोडक्ट बनाए, तीनों को फर्दर प्रोसेस किया, कोई लॉस नहीं हुआ है। तो जितना भी अपन ने स्प्लिट ऑफ पे क्वांटिटी मिला उतना ही फाइनल प्रोसेस के बाद भी क्वांटिटी मिली है। अब है ना, इन्होंने सबसे पहली चीज मांगी है जेसी एलोकेशन। तो भैया जेसी एलोकेशन बड़ा सिंपल है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे है ना कोई मेथड नहीं बताया, देन वी विल बी टेकिंग अप सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सेल्स वैल्यू ढूंढनी है। 18,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 40, 54,000 इंटू 10, और इसके बेसिस पे जेसी एलोकेट हो गया। बहुत बड़ा सिंपल। अब इन्होंने अपने से ना जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेपरेटली मांगा है। तो बहुत सिंपल है, जो भी जॉइंट कॉस्ट है डिवाइड बाय केजीस, जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है डिवाइड बाय केजीस, तो अपने को आ गया टोटल कॉस्ट, बस। थर्ड पार्ट में इन्होंने मांगा है अपने से प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट तो और भी सिंपल है। देख, अपन के पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, अपने पास कॉस्ट पर यूनिट भी है। बेचा है 72 में, कॉस्ट आया 45, तो प्रॉफिट है 27। अच्छा, प्लीज ध्यान रखना, तुम यहाँ पे प्रॉफिट ढूंढ रहे हो। प्रॉफिट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स दैट यू हैव सोल्ड। जो बेचा है उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। तो अपन ने बेचा कितना है, 17,000, 5,000 और 44,000। तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। बस एक चीज ध्यान रखना, जो था, उन्होंने पूछा है डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग फोर्थ पार्ट में, कि प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है। अब अगर करना है या नहीं करना है ये कैसे पता चलेगा, तो अपन सिंपल से है ना प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दोनों ढूंढ लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर तुमने प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं करा, अगर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं करा है, तो मतलब अपन ने स्प्लिट ऑफ पे बेचा है, तो स्प्लिट ऑफ पे जो भी क्वांटिटी है इनटू रेट कर दो। बस स्प्लिट ऑफ पे जितनी भी क्वांटिटी है इनटू सेलिंग प्राइस कर दो, अपने को सेल्स मिल जाएगा, विच इज बेसिकली सेल दैट स्प्लिट ऑफ। और स्प्लिट ऑफ स्टेज तक एक ही खर्चा हुआ है अपना जॉइंट कॉस्ट का, आ गया प्रॉफिट। बट बट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है ना, अपन अगर प्रॉफिट ढूंढेंगे तो अपन 17,000 जो एक्स बेचा है या पी बेचा है उसके हिसाब से नहीं, सॉरी 17,000 पी बेचा है ना उसके हिसाब से नहीं होगा। प्लीज ध्यान रखना, अपन ने है ना आज 17,000 यूनिट बेचा है, बट वी कैन सेल एज मच एज 18,000 यूनिट्स। अरे आज नहीं बेचा इसका मतलब ये थोड़ा ना कि है ना वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स लिखना है एट फाइनल स्टेज। मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स का मतलब है जो बेच चुके हो और जो बेच सकते हो, जो बेच चुके हो और जो बेच सकते हो वो दोनों काउंट करना है।
जो बेच चुके हो वो है 17,000 जो बेच सकते हो वो और 1,000 है। तो अपन को लिखना है मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स एट फाइनल स्टेज। और क्योंकि तुमने प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर लिया है तो अब यहाँ पे दो कॉस्ट आएगी, एक जॉइंट कॉस्ट और एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और फिर आएगा अपने पास प्रॉफिट। अब जहां पे जिस स्टेज पे प्रॉफिट ज्यादा है वो स्टेज करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये पी है, पी का 2,70,000 है और 4,86,000, तो मतलब बाद में फर्दर प्रोसेसिंग में प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अपन लोग उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे देखो 1,20,000 का 70,000 ही रह गया, तो क्यू को फर्दर प्रोसेस करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस करने के बाद अपना प्रॉफिट कम हो रहा है, तो पी क्यू को अपन लोग फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। और लास्ट में आ गया सी। सी है ना, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग हमारा है 162, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 486, तो शुड यू फर्दर प्रोसेस? यस। तो अब है ना एक चीज ध्यान रखना बस, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो कभी भी प्रॉफिट पूछा हो तो एक्चुअल सेल्स लेना, बट इसके अलावा जेसी एलोकेशन या डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो तो मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स लेना है। तो वापस से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट पूछा हो तो एक्चुअल सेल्स, अदरवाइज मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स फॉर ऑल। ठीक है ना? मिलते हैं अगले में। तो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का पूरा दारोमदार ना इस जीरो पर है। अब समझना कैसे, देख क्या बोला हुआ है। कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग टू मटेरियल्स ए एंड बी। द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ ए एंड बी इज 1:1। तो 1:1 स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। स्टैंडर्ड लॉस इज 10% ऑफ इनपुट। You are required to compute the missing information indicated by question mark based on the data given below. So standard price of A and B is 24 and 30. Actual input is 70. एक्चुअल इनपुट 70 होने वाला है। तो यहाँ पे ना एक क्वांटिटी दिया है, एक्चुअल आउटपुट नहीं है, और एक्चुअल प्राइस ए का दिया है 30। और आगे अगर देखोगे ना तो सब क्वेश्चन मार्क में ही है। एक यील्ड वेरिएंस दिया है, कॉस्ट वेरिएंस दिया है, और कॉस्ट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए इज 0। अब ध्यान देना अपने पास यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है। तो अपन लोग है ना अपना टेबल बनाएंगे, और टेबल में ना वही चीज से स्टार्ट करेंगे जहां पे अपने पास जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपन उसे यूज करेंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो देख, एक्चुअल आउटपुट लिखेंगे, पता नहीं है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, और ये है ए और बी। ठीक है, तो अब अपने पास क्या क्या है, स्टैंडर्ड रेट्स है 24 और 30। एक्चुअल इनपुट है बी का 70, एक्चुअल प्राइस है 30, और तो सिर्फ एनालिसिस दिए गए। ठीक है, अब समझ क्या करेंगे। वी विल अज्यूम द क्वांटिटी ऑफ ए टू बी एक्स। अब क्योंकि 1:1 रेशियो है तो बी भी एक्स ही होगा, तो मतलब टोटल हो गया 2x। ये है 24x, ये है 30x, जिससे हो रहा है 54x, और 54x डिवाइड बाई 2x, तो ये हो रहा है 27। ठीक है, 27 हो जाएगा। क्यों? अरे एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा ना भैया, तो 54 डिवाइड बाई 2 27। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन प्रोसीड करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला था, कॉस्ट वेरिएंस ऑफ द प्रोडक्ट ए इज 0। मतलब अगर यहाँ पे 24x है तो यहाँ पे भी 24x ही होगा। तो 24x डिवाइडेड बाय 30 अगर करेंगे तो 0.8x होगा। तो ये क्वांटिटी हो गई 0.8x प्लस 70 की। और अपने को बोला टोटल कॉस्ट वेरिएंस ना, वो है 1300 एडवर्स। अब क्योंकि ए में तो है नहीं, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगी, 54x प्लस 1300 एडवर्स, प्लस 1300 लिखता हूँ ना, एडवर्स क्या लिखता है, प्लस 1300, विच मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बी विल बी द डिफरेंस 30x प्लस 1300। अब है ना अपना टेबल काफी हद तक भर चुका है। अब अपन लोग है ना इसको चालू करेंगे अपना वेरिएंस से। अपने को दे रखा है यील्ड वेरिएंस, वो क्या है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू द वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो यील्ड वेरिएंस में अपने को क्या मिला है, 270 एडवर्स, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 2x,
और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 0.8x प्लस 70, वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड है 27। तो 270 एडवर्स अपॉन 27 is 2x minus 0.8x minus 70. तो 10 adverse is 1.2x minus 70. ये 10 adverse मतलब 10 नेगेटिव लिख सकते हो ना कॉस्ट वेरिएंस में। तो 70 minus 10 is 1.2x, 60 is 1.2x, x is 50. अब द मोमेंट यू गेट दिस, तो देख यहाँ पे काम कितना आसान हो गया। ये है 50, ये है 50, ये है 100, ये है 1200, ये है 1500 और ये है 2700। 0.8x मतलब ये हो गया 40, ये तो 70 था ही, ये 110 हो गया। और 24x का मतलब कितना हो गया 1200, और 54x 54 इंटू 50 प्लस 1300, ये है 4000, मतलब ये है 2700। वही होगा ना 30 इंटू 50 प्लस 1300, सॉरी ये 2800 हो जाएगा, और 2800 डिवाइडेड बाय 70 ये 40 हो जाएगा। तो अब अपना टेबल तो बन चुका ना यार। वापस से अगर ड्रॉ करें 50 50 100 24 30 27, और ये है 1200, ये है 1500 और ये है 2700। 40 70 110 30 40, ये है 1200 और 2800 और ये है 4000। बन गया ना टेबल। अब क्या है, अब तो 2 मिनट का काम है। मैं तुम्हें सीधा आंसर ही दिखा देता हूँ, यहाँ से तुम्हारे पास अपने आप आंसर आ जाएगा। अब कुछ रहा नहीं बेसिकली। द मिसिंग फिगर का वो जो फर्स्ट टाइम था ना, द फर्स्ट थिंग कि वो जीरो है। सारी कहानी वहां से शुरुआत होगी, क्योंकि अगर तुमने एक्स और वाई ले लिया ना तो गेम ओवर है बॉस। दो वेरिएबल सॉल्व करने का जगह ही नहीं है अपने पास। ढूंढना तो एक ही था। आगे आओ अगला देखते हैं। आइए सर देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ये वाला क्वेश्चन ना एक्चुअली इट इज फ्रॉम अ सीए फाइनल क्वेश्चन। सीए फाइनल के सिलेबस में था, एंड इट वाज अ गुड डिसेंट क्वेश्चन बैक देयर। बट यहाँ पे आ चुका है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। जुपिटर लिमिटेड, अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, intends to diversify the product line to achieve full utilization of its plant capacity. As a result of considerable research made, the company has been able to develop a new product called EXE. Now, EXE is packed in cans of 100 ml capacity and is sold to the wholesalers in cartons of 24 cans at 120 per carton. 24 cans at 120 पर कार्टन, ठीक है ना। तो एक कार्टन में 120 का सेलिंग प्राइस है और उसमें 24 कैंस है, तो डिवाइड करेंगे ना तो 120 डिवाइडेड बाय 24, 5 रुपए का एक कैन है। Since the company uses its spare capacity for the manufacture of EXE, no additional fixed expenses will be incurred. ठीक है, तो अपने को एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं लग रहा है। However, the accountant has allocated a share of 1,12,500 per month as fixed expenses to be absorbed by EXE as a fair share of the company's present fixed costs to the new product for costing purposes. अब प्लीज समझना, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग एज एलोकेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा है ना टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ गया। इट्स लाइक दिस, मेरे को फिक्स कॉस्ट 1 लाख लग ही रहा था, दो प्रोडक्ट बन रहे थे, 50,000 दोनों प्रोडक्ट में चार्ज कर दिया। अब क्योंकि 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो 33,000 333 33 333 33 333 ऐसे करके चार्ज कर दिया, ताकि है ना इंडिविजुअली है ना, भले वो टोटालिटी में आज भी 1 लाख है, बट एवरीबडी इज नाउ बेरिंग लेसर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, सो टेक्निकली दिस इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट बिकॉज ऑफ EXE। तो ये वाला फिक्स कॉस्ट काउंट ही नहीं करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। और बोला देख क्या है, द कंपनी एस्टिमेट्स दैट द प्रोडक्शन एंड सेल of EXE at 1,50,000 cans per month, and on this basis the following cost estimates per carton has been developed. तो यहाँ पे है ना मटेरियल का कॉस्ट है, वेजेस है और ऑल ओवरहेड्स है। ऑल ओवरहेड्स मतलब फिक्स प्लस वेरिएबल, और वैसे करके 117 रुपए का कॉस्ट दिया है। अपन लोग बेच रहे हैं उसको 120 में, अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो तो। और बोला है आफ्टर अ डिटेल्ड मार्केट सर्वे द ऑफ द इकोनॉमी, इट इज कॉन्फिडेंट दैट
the production and sales of EXE can be increased to 1,75,000 cans per month and ultimately to 2,25,000 cans per month. अब प्लीज ये चीज ध्यान रखना, अपन लोग करंटली 1,50,000 कैंस कर रहे हैं, आगे चल के वी कैन डू 1,75,000 एंड 2,25,000 कैंस एज वेल. और बोला द कंपनी एट प्रेजेंट हैज अ कैपेसिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 1,50,000 empty cans, and the cost of the empty cans if purchased from the outside will result in savings of 20% in material cost, 10% in wages and 10% in overhead cost of EXE. तो प्लीज ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला है कि अगर तुमने मार्केट से अगर कैन खरीदा ना तो इतना खर्चा बचेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू अगर तुमने ये प्रोडक्ट बनाया ना, एम्प्टी कैन बनाया, तो इतना खर्चा तुम्हें लग रहा है. सो इट्स लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम्हें कैन बनाने का कॉस्ट क्या लग रहा है, इन्होंने क्या बोला है कि अगर तुमने कैन नहीं बनाया ना तो इतना कॉस्ट बच जाएगा. इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग. तो वो लोग ने ना इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ना मेरे को इतना कॉस्ट आएगा, इन्होंने बोला अगर मैंने नहीं बनाया तो इतना कॉस्ट बचेगा. ठीक है ना. तो ये बेसिकली जो है ना 20% मटेरियल, 10% वेजेस और 10% इन ओवरहेड कॉस्ट, दिस इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ कैन. और बोला द प्राइस एट विच द आउटसाइड फर्म इज विलिंग टू सप्लाई द एम्प्टी कैन इज 0.675 पर एम्प्टी कैन. और बोला इफ द कंपनी डिजायर्स टू मैन्युफैक्चर एम्प्टी कैन्स इन एक्सेस ऑफ 1,50,000 कैन्स, अ मशीन इन्वॉल्विंग एन एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ 7,500 पर मंथ विल हैव टू बी इंस्टॉल्ड. तो 1.5 लाख कैन के ऊपर अगर काम करना है तो 7,500 का फिक्स कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज लगेगा. ठीक है. और देख रिक्वायर्ड में क्या क्या मांगा है. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट बाय शोइंग योर वर्किंग्स whether the company should make or buy the empty cans at each of the 3 volumes of production of EXE 1,50,000, 175, 225. तो प्रोडक्ट बनाना है या खरीद के लेके आना है वो पूछ रहे हैं. और बोला एट व्हाट वॉल्यूम ऑफ सेल्स विल इट बी इकोनॉमिकल फॉर द कंपनी टू इंस्टॉल द एडिशनल इक्विपमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एम्प्टी कैन्स, दूसरा. और प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द सेल ऑफ EXE एट ईच ऑफ द 3 अफोरसेड लेवल. ये कौन कौन सा लेवल? 150, 175 एंड 225. Based on your decision and show the cost of empty cans as a separate element of cost. तो ठीक है. अब सबसे पहले है ना अपने को पूछा है कि अपन लोग को कैन है ना बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए. तो अपन लोग है ना कैन की कॉस्टिंग ढूंढ लेते हैं कि बनाने का खर्चा कितना है और खरीदने का कितना है. उसके लिए ना सबसे पहले तो अपने को है ना जो फिक्स एलिमेंट है जो कैन बनाने के लिए टेक्निकली लग ही नहीं रहा है उसको टेक केयर करना पड़ेगा. तो वो कैसे? तो देख ओवरहेड अपने को दिया है पूरा का पूरा कितना, 1,12,500, जो इन्होंने 1,50,000 कैंस में डिवाइड किया है. तो अगर डिवाइड करेंगे तो 0.75 पर कैन इन टू 24 कैंस, 18 रुपए है ना अपने पास ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड्स. एंड आउट ऑफ टोटल 27 रुपीज, 27 में से 18 रुपए है ना फिक्स है, तो वेरिएबल हो जाएगा 9 रुपए. अब ये जो 9 रुपए का वेरिएबल है ना, ये वाला कॉस्ट को अपन लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, देख थोड़ा सा ध्यान दे. अपन लोग को है ना ये ढूंढना है कि अपने पास कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कैन कितना है. क्वेश्चन ने क्या बोला था कि है ना एम्प्टी, अगर तुमने एम्प्टी कैन बाहर से खरीद लिया ना तो 0.6375, नहीं 0.675 है ना बाहर का कॉस्ट है. और अगर तुमने बाहर से खरीदा तो तुम्हें मटेरियल में 20%, लेबर में 10% और ओवरहेड्स में, वेरिएबल ओवरहेड में 10% का बचत होने वाला है. तो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, द कॉस्ट सेव ड्यू टू नॉट मेकिंग द एम्प्टी कैन इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द एम्प्टी कैन, है ना. तो यहाँ पे है ना अपने को कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर आता कितना है, मटेरियल में 20%, लेबर में 10%, वेरिएबल ओवरहेड में 10%. ठीक है. तो जो भी मटेरियल का कॉस्ट है, वेजेस का कॉस्ट है और वेरिएबल ओवरहेड ऑन लिया, फिक्स तो लग ही नहीं रहा है आइडियली इसमें. तो ये सारे ऐड किए, ये आ रहा है 1 कार्टन का. क्यों? क्योंकि ये जो है ये भी तो 1 कार्टन की है ना. तो डिवाइड कर लिया, 0.6375 है. बाहर से खरीदोगे तो 0.675 आएगा. तो इट इज बेटर टू मैन्युफैक्चर. तो बेटर टू मैन्युफैक्चर. फिर उन्होंने पूछा एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स विल इट बी रिकमेंडेड टू इंस्टॉल दैट एडिशनल इक्विपमेंट. तो बेसिकली अपने से है ना यहाँ पे है ना पूछा है अपने को क्या, द इनडिफरेंस पॉइंट. इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, देख तुम वो 7,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्चने वाले हो, कब वो वायबल होने वाला है वो.
तो देख अपना इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, इट इज एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट तो लग गया 7,500, सेविंग्स कितना होएगा वेरिएबल कॉस्ट में, इट इज फ्रॉम 0.675 टू 0.6375। अपने को बनाने का खर्चा उतना ही आ रहा है, बाहर से खरीद के लाएंगे तो 0.675 का खर्चा है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, इतना बचत होगा। तो ये आंसर आ रहा है 2 लाख यूनिट। बट प्लीज समझना, ये 2 लाख यूनिट तुम्हारा इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस इंडिफरेंस पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तुमने स्टार्ट कहां से किया है। पहला 1,50,000 तो तुम्हें है ना, एक्चुअली है ना, कोई फिक्स कॉस्ट लग ही नहीं रहा है ना। सो दिस विल ट्रिगर आफ्टर 1,50,000, मतलब तुम्हारा इंडिफरेंस पॉइंट होगा 3,50,000 कैंस। प्लीज अंडरस्टैंड, तुम्हारा 0 to 1,50,000 तो इन हाउस ही हो रहा है, ये तो तुमने बनाना ही है, ये फिक्स कॉस्ट उसमें लग ही नहीं रहा है। तुम्हारा जो फिक्स कॉस्ट लगेगा वो 0.6375 से जो सेविंग्स आएगा 0.675, वो होगा 1.5 लाख कैन के बाद। तो तुम्हारा इंडिफरेंस पॉइंट विल बी 2 लाख कैंस आफ्टर 1,50,000 कैंस, मतलब 3.5 लाख यूनिट पे होगा। समझ में आ रहा है। और लास्ट में है ना, उन्होंने अपने से प्रॉफिट मांगा हुआ है, ठीक है। अब वो प्रॉफिट एट 3 लेवल्स बोला है। तो देख 1,50,000 कैंस पे अपन लोग क्या करेंगे, सारे के सारे कैंस है ना अपन लोग खुद बना लेंगे। एट 1,75,000 कैंस का क्या करेंगे, अपन लोग 1,50,000 कैंस तो है ना खुद ही बना लेंगे, बट बचा हुआ जो 25,000 कैन है ना, बचा हुआ जो 25,000 कैन है, वो 25,000 कैन अपन मार्केट से खरीद के ले आएंगे। और लास्ट में 2,25,000 में बचा हुआ 75,000 कैन है ना मार्केट से खरीद के लाएंगे। क्यों, क्योंकि अपना वायबिलिटी है ना वो एडिशनल फिक्स कॉस्ट का कब हो रहा है, 3.5 लाख कैन के बाद। अपन लोग के तीनों सिचुएशन में 3.5 लाख कैन तो क्रॉस ही नहीं हो रहा है ना। तो अपन लोग है ना जितना 1,50,000 वो तो इन हाउस ही है, 175 में 150 खुद बनाएंगे, 25 परचेज करेंगे, 225 में 150 खुद बनाएंगे और 75 जो है ना वो मार्केट से लेके आएंगे। समझ में आएगा। तो ये हो गया अपने पास कॉस्ट डिसीजन, बेसिकली कब कब क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जो ब्रेकडाउन देख रहे हो ना, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 1,117 वो दिया हुआ ही था, उसमें से फिक्स कॉस्ट निकाल रहा हूँ। और उसके बाद है ना एम्प्टी कैन का कॉस्ट अपने को इधर आ गया था 15.3, वो साइड में कर रहा हूँ। और बचा हुआ क्या होगा, देख तो इट्स लाइक दिस, थम्स अप का कैन जो है ना एम्प्टी कैन, वो एम्प्टी कैन बनाने का कॉस्ट है 15.3, पर उसके अंदर जो बेवरेज है द थम्स अप इटसेल्फ, उसका कॉस्ट है 83.7। पर सर इसका सेग्रीगेशन का क्या जरूरत था, देख उन्होंने है ना अपने को बोला है प्रॉफिट ढूंढते हो कि है ना सेग्रीगेट करके दो एम्प्टी कैंस का कितना उसका कितना वगैरह वगैरह। तो इसलिए ना अपन लोग है ना ये वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट का कॉस्ट है 83.7 और एम्प्टी कैन का कॉस्ट है 15.3, ठीक है। अब तीनों लेवल पे अपन लोग है ना प्रॉफिट ढूंढने बैठेंगे। तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए ना सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड बाय 24 कर लेते हैं, तो अपने को नंबर ऑफ कार्टन आ जाएंगे, ठीक है। एक बार अपने को कार्टन आ गया इंटू सेलिंग प्राइस पर कार्टन, तो सेल्स मिल गया। माइनस कॉस्ट में क्या क्या है, देख सबसे पहले तो प्रोडक्ट कॉस्ट 83.7, जितने भी कैन कार्टन तुम लोग बना रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी कैंस का कॉस्ट, एम्प्टी कैंस का कॉस्ट है ना, देख अपन लोग 1,50,000 कैंस ही बना पाएंगे, क्योंकि अपना एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं लगना है ना, वाइबल नहीं हो रहा है। तो अपन लोग सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 कैंस ही बनाएंगे। तो 1,50,000 कैंस इज बेसिकली 6,250 कार्टन इन टू द कॉस्ट। और फिर है ना जो अपने पास कैन का परचेज कॉस्ट है ना, वो लगेगा 25,000 कैंस एट 0.675, तो इतना 75,000 कैन एट 0.675, और आ गया अपने पास प्रॉफिट। प्लीज ये क्वेश्चन एक बार दो बार और देखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इतना इजीली नहीं आएगा, ठीक है ना। आओ अगला देखते हैं। हाँ जी सर, आ गए अपन लोग अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आरटीपी, द बजट्स। इसके बाद थियरी है वो पढ़ लेना है, बहुत सिंपल है। देख बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल वाला क्वेश्चन वापस अपनी बुक से ही है, कोई बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं है। क्या बोला है देख, सीएम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स यूजिंग वन टाइप ऑफ मटेरियल and two grade of labor. Shown below is an extract from the company's working papers for the next year's budget, next period's budget. तो ए और बी का सेल्स दे दिया है, द मटेरियल कंजम्पशन पर प्रोडक्ट दे दिया इन केजीज, मतलब अगर एक ए बनाना है ना, इफ यू वांट टू मेक एक 1 ए 5 किलो लगेगा और एक बी के लिए 3 किलो लगेगा, ठीक है।
The material cost is 12 per kg. Standard hours allowed per unit are 5 and 4, and the wage rate is 8. Overtime premium is 50% and is payable if a worker works for more than 40 hours in a week. तो 40 घंटे से ज्यादा काम करेंगे तो प्रीमियम देना है 50%, मतलब एडिशनल देना है. तो 8 रुपए तो है ही है, यू हैव टू पे अनदर 4 रुपीज, तो वैसे करके तुम्हारा 12 रुपए बन जाएगा. एंड देर आर 45 डायरेक्ट वर्कर्स, ये भी बता दिया है. बट साथ में देख क्या बोला है, द टारगेट प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्क्ड बाय द डायरेक्ट वर्कर्स इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%. तो 80% ही उनकी एफिशिएंसी है. मतलब इनका काम 5 घंटे और 4 घंटे में हो ही नहीं रहा है, इनको इससे ज्यादा टाइम लगने वाला है. और बोला इन एडिशन द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड एट 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्क. ठीक है, सो नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स. और आगे देख क्या बोला है, देर आर 12 5 days वीक इन द बजट पीरियड. 5 डे के 12 वीक्स है, तो 5 days इन अ वीक इंटू 12 weeks, तो 60 days हो रहे. ठीक है, एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट द सेल्स एंड प्रोडक्शन विल अकर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड. ठीक है, तो प्रोडक्शन और सेल्स आर इवन थ्रू आउट द होल पीरियड. इट इज एंटिसिपेटेड दैट स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड आर ए का 510, बी का 1200 और रॉ मटेरियल का दे दिया है. And the target closing stock expressed in terms of anticipated activity during the budget period. तो ये लोग बोल रहे हैं ए का स्टॉक 15 दिन सेल्स का चाहिए, बी का 20 दिन ऑफ सेल्स एंड रॉ मटेरियल का 10 दिन ऑफ कंजम्पशन. और मांगा गया है मटेरियल परचेज बजट और वेजेस बजट शोइंग क्वांटिटीज एंड वैल्यूज फॉर द नेक्स्ट पीरियड. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. देख अपन लोग स्टार्ट करेंगे किससे, अपने पास 12 5 डे वीक्स है, मतलब टोटल 60 डेज का अपना बजट पीरियड है. तो अपन लोग यार 60 डेज है और अपने पास सेल्स दिया हुआ है. अपन लोग प्रोडक्शन सबसे पहले परचेज बजट बना रहे हैं. परचेज बजट स्टार्ट कैसे होगा, सेल्स, सेल्स अपने पास ऑलरेडी है, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे. क्लोजिंग के लिए क्या बोल दिया है उन्होंने, उन्होंने बोल दिया 15 दिन का सेल और 20 दिन का सेल. तो देख बहुत सिंपल है, 1800 यूनिट का सेल इज फॉर 60 डेज. 60 डेज में 1800 यूनिट का सेल होएगा, तो 15 दिन में कितना सेल होएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना. 2400 यूनिट का सेल इज फॉर 60 डेज, तो 20 दिन का सेल्स कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना. अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे फैसिलिटेट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन ने क्या बोला है, दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स अकर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड. सो प्रोडक्शन एंड सेल्स आर इवन अक्रॉस द होल पीरियड, सो दैट इज व्हाट इज टू बी केप्ट इन माइंड. ठीक है ना, तो प्रोडक्शन एंड सेल्स आर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड, तो मतलब हर रोज 1800 यूनिट का बराबर पोर्शन रोज बिक रहा है, तभी जाके है ना तुम ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर पा रहे हो. बट सर नहीं तो क्या होता यार, देख एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले, मंडे टू थर्सडे ज्यादा बिजनेस नहीं करेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे दबा के बिजनेस करेगा. तो ऐसी सिचुएशन में तुम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर रोज है ना सेम बिजनेस तो नहीं हो रहा है ना. तो अगर इवन हो रहा है तो ही ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा, ये ध्यान में रखना. ठीक है, सो वंस यू हैव दैट तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स. अब ये ओपनिंग फिनिश गुड्स तो अपने पास ऑलरेडी है ना यार, दिया है क्वेश्चन ने, तो आ गया प्रोडक्शन इनटू द केजीज रिक्वायर्ड करते हैं. केजीज क्वेश्चन ने दिया हुआ है 5 and 3, तो इंटू 5 इंटू 3 किया और तुम्हारा है ना यहाँ पे कंजम्पशन बजट आ गया. बट सिंस यू आर ओनली एंड ओनली कंज्यूमिंग वन रॉ मटेरियल, ये दोनों फिनिश गुड्स एक ही रॉ मटेरियल से बन रहे हैं, इसके लिए दोनों को ऐड कर रहे हैं. और आ गया अपने पास कंजम्पशन बजट. कंजम्पशन बजट में वापस से ऐड क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करना है. तो अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए देख क्या बोला हुआ है, 10 दिन का स्टॉक चाहिए, तो 14,700 अपन लोग 60 दिन में करेंगे, तो 10 दिन में कितना होगा 2456. और ओपनिंग रॉ मटेरियल दे दिया है अपने को, आ गया यहाँ से परचेज बजट इन क्वांटिटी. द मोमेंट यू गेट परचेज बजट इन क्वांटिटी, परचेज प्राइस भी दिया हुआ ही है 12 पर केजी, आ गया अपना परचेज इन वैल्यू. बट लेबर बजट है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन ने बोला है इनको है ना 5 hours और 3 hours लगने चाहिए थे, 5 hours और 3 hours लगने चाहिए थे, बट एट 100% एफिशिएंसी. ये लोग 80% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं. अरे तो भैया अगर तुमने है ना एफिशिएंसी कम पे काम किया है, तो इसका मतलब है तुम्हारा तुम्हारा जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा.
तो अगर 5 घंटा लग रहा है एट 100%, अब तो मैं ना वही 5 घंटा ले रहे हो और सिर्फ 80% प्रोडक्ट बना रहे हो। प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, अपन लोग एफिशिएंसी है ना इनवर्स कोरिलेशन में, तो अपन लोग क्या करेंगे, अगर ज्यादा एफिशिएंसी है तो टाइम कम, कम एफिशिएंसी है तो टाइम ज्यादा। अभी अगर तुम यहाँ पे ये करते कि 5 घंटा 100% के लिए, तो 80% के लिए कितना, तो ये तो 4 घंटे आ जाएगा। अरे 4 घंटा मतलब टाइम कम ले लिया, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए था। समझ रहे हैं? तो अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अपन बोलते हैं 5 घंटे में अपने से 80% ही यूनिट बना है। तो अगर 5 घंटे में 80% ही बना, तो 100% प्रोडक्ट करने को कितना टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये जो अपने पास 100% प्रोडक्ट अपने पास करने के लिए हो गया ना, उसके साथ साथ अपन लोग 20% नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम भी ऐड करेंगे। उन्होंने बोला है 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स। अब when they say it is 20 when they say it is 20% of productive hours, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्टिव आवर्स कौन से है, इज इट 5 hours और इज इट 6.25 hours? द आंसर विल बी 6.25 hours. Why? प्रोडक्टिव आवर्स आर 2 hours जब काम हो रहा है। अब काम 5 hours में हो रहा है कि 6.25 hours में हो रहा है, तो 6.25 hours में हो रहा है इतना काम, तो 6.25 hours एंड 20% ऐड कर लिया 6.25 का। दीज आर द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू विल हैव टू पे। तो देख, भले है ना वो काम 5 घंटे का है, वर्कर ने उसको स्लो 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 काम किया, 6.25 आवर्स लिया, और उसके बाद टाइम पास भी किया और 1.25 आवर्स जोड़ लिया, तो टोटल 7.5 hours एंड 6 hours हो रहा है। तो 7.5 hours एंड 6 hours, दीज आर द नंबर ऑफ आवर्स that are required for one unit into the number of units that you are going to produce. तो ए के बना रहे हैं 1740, बी के बना रहे हैं 2000 यूनिट, मल्टीप्लाई कर लो और आ जाएगा तुम लोग के पास यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो ये तो हो गया अपना लेबर बजट इन आवर्स। वंस यू हैव द लेबर बजट इन आवर्स, उसको रुपीज में भी कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पे है ना, यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, एक चीज जो इसमें ध्यान रखनी है ना, वो क्या थी, ओवर टाइम की। अब ओवर टाइम के लिए क्या बोला हुआ है, अगर वर्कर ने 40 आवर्स के ऊपर काम किया तो ओवर टाइम लगेगा। अपने पास 45 वर्कर्स है और अपना बजट पीरियड 12 हफ्ते का है, तो 12 हफ्ते 40 आवर्स एवरी वीक इनटू 45 वर्कर्स, 12 हफ्ते 40 आवर्स एवरी वीक फॉर 45 वर्कर्स। द नॉर्मल आवर्स आर 21,600 एंड बचा हुआ आवर्स जो होंगे वो ओवर टाइम आवर्स हो जाएंगे। नॉर्मल आवर्स 21,600 इनटू द रेट पर आवर जो नॉर्मल है 8, एंड बचे हुए आवर्स के लिए 50% एडिशन, दोनों को ऐड करो, दिस इज योर लेबर बजट इन अमाउंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग सिंपल क्वेश्चन, बुक में है अपने पास ऑलरेडी, वही है, नंबर्स डिफरेंट है, बट कीप दिस इन माइंड, हमेशा है ना, थोड़ा सा है ना इसी चीज में ध्यान रखना कि जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन उतना जल्दी करना, ताकि तुम जाके वहां पे एग्जैक्टली काम फटाफट कर सको फॉर दोज क्वेश्चन जो थोड़े से नए हो। This completes your RTP. I will see you with some other video very soon. Till then, tata, bye bye. Stay connected.